लोगों ने क्या देखा कि अंग्रेजों को एक बड़ी सफलता मिल गई बंगाल में, ठीक है, बंगाल के अंदर। और बंगाल का मतलब यह हो गया कि भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना हो गई, अंग्रेजी राज की स्थापना। यह बहुत महत्वपूर्ण था। प्लासी और बक्सर के पहले अंग्रेज भारत में एक व्यापारिक शक्ति है। अचानक से वो व्यापारिक शक्ति से आगे बढ़ करके एक भारतीय राज्य बन गए, जिनका एक इतने बड़े स्टेट यानी बंगाल, जो बंगाल है उसमें बिहार और उड़ीसा भी शामिल है, ठीक है ना, बहुत बड़ा स्टेट है। तो इतने बड़े राज्य पर उनका अधिकार हो गया। लड़ाइयां क्या है, आपने कल हम लोगों ने बात की आखिर में आकर के कि एक प्लासी और दूसरा बक्सर, इन दोनों लड़ाइयों को दरअसल हमें एक दूसरे की प्रक्रिया में देखना चाहिए कि प्लासी में क्या हुआ और बक्सर में क्या हुआ। प्लासी की लड़ाई, ठीक है, प्लासी की लड़ाई 1757, इसमें क्या हुआ था, नवाब हार गया, लेकिन एक नवाब को हटाया तो दूसरे नवाब को बिठाया, और जो है पूरी तरीके से नवाब ही राज चलाता रहा। बस नवाब की ना गर्दन पीछे से पकड़ के बैठ गया अंग्रेज कि बेटा जैसे हम कहेंगे वैसे चलाओगे। तो एक चीज तो ये हो गई। लेकिन जब उन्होंने बक्सर जीत लिया तो हमने क्या देखा था बक्सर की लड़ाई में, जो निजामत है, निजामत यानी प्रशासन का काम, और जो दीवानी है, ठीक है, दीवानी यानी राजस्व का काम, इनको दोनों को दो हिस्सों में बांट दिया। जब दो हिस्सों में बांटा, दो को क्या कह सकते हैं, द्वैध, दोहरा। तो यहां पर अभी तक तो क्या था कि नवाब का ही शासन था, अंग्रेजों ने जीत लिया प्लासी का बैटल और उसके बाद कहा कि हमको ये फायदा दो, हमको यहां की जमीन दो, हमें यहां कंसेशन दो, इस तरीके से अपनी मांगे मनवाने लगे। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर राज्य को उन्होंने दो हिस्सों में तोड़ दिया, और ये जब राज्य को दो हिस्सों में तोड़ा तो उसको कहा गया द्वैध शासन। इसके बारे में हम प्रशासनिक नीतियों के समय में पढ़ेंगे, वरना यहां से डाइवर्जन होगा, इसको इतना समझ लेना है। यहां जब निजामत है यानी निजामत, ये रहा नवाब, लेकिन ये नवाब क्या है, कठपुतली नवाब है, ठीक है। कठपुतली, कठपुतली का मतलब क्या होता है, उंगलियों में धागे बंधे, जैसे गुलाबो खूब लड़ी, सिताबो खूब लड़ी। पता नहीं तुम लोगों ने कठपुतली देखा या नहीं देखा, कठपुतली की विधा उचट गई। मतलब हम लोग जब छोटे थे, बच्चे थे, तो कठपुतली के डांस अक्सर आया करते थे। हमारी गली में भी कठपुतली का डांस करवाने वाले। कठपुतली, कल की स्लाइड जो है बेटा, इसमें तो कल की स्लाइड्स नहीं है, कितने पेज छोड़ना है, कल की क्लास तुमने नहीं की थी क्या? अगर नहीं की थी तब भी मेरे ख्याल से तुम अपने रजिस्टर के अंदर अगर 7-8 पेज छोड़ दोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो कठपुतली क्या करते थे, दो तरीके की कठपुतली होती थी। एक होती थी उंगली पे नचाने वाली, ठीक है, पर्दा है और पर्दे के ऊपर उंगली पे नचा रहे और पर्दे के नीचे हमें कठपुतलियां डांस करती दिखाई दे रही है। एक होती थी जिसमें कठपुतलियां पहनी जाती थी हाथों के अंदर, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, आपस में वो लड़ाते थे कि सास और बहू, और ऐसे ऐसे कहानियां करके खूब सारी बनाते थे। यानी कठपुतली का मतलब है कि धागे किसी और के हाथ में है। तो ये नवाब है कठपुतली, और इस कठपुतली नवाब के नीचे यहां पर दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गई। ये प्लासी और बक्सर का परिणाम हो गया कि पहली बार एक राज्य मिल गया अंग्रेजों को। आए थे व्यापार करने और राज करने लग गए। ये गलती अतीत में हमने की है। व्यापारियों को, पूंजीपतियों को अंगूठे के नीचे दाब के रखना चाहिए, वरना वो राज करने लग जाते हैं। अमेरिका के बारे में यह कहा जाता है कि अमेरिका की नीतियां सरकार से ज्यादा हथियार के व्यापारी चलाते हैं। हथियार के व्यापारी, अभी जो कुछ खेला तुम देख रहे हो यहां पर, वो यही देख रहे हो, व्यापारी है। चाइना वालों की बेइज्जती हो गई। चाइना वालों की क्या बेइज्जती हो गई, उन्होंने मतलब पाकिस्तान का 80% जो आर्म और जो है इक्विपमेंट्स है वो कहां से आते हैं, चाइना से। उनका डिफेंस सिस्टम भी चाइना ने बनाया, वहीं से खरीदा है उन्होंने। हमारे यहां से क्या हुआ, हमने उन पे अटैक किया, लगभग 100%, 99% वो जो है प्रिसीजन से अटैक हमारे सफल हो गए। उन्होंने जो अटैक किया, हमारे डिफेंस सिस्टम ने उनको लगभग 100% जो है खत्म कर दिया। बॉर्डर एरियाज में जहां पर गोलीबारी हुई और जहां पर छोटे जो है आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल किया गया, वहां तो अलग कहानी थी। लेकिन ज्यादातर वो तुम देख रहे हो ना, वो तुम्हारा J-400 ढाई 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 जाकर के दौड़ा के मार रहा है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, चाइना ने तुरंत प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि हमने इनका राफेल मार गिराया, इसीलिए भारतीय सेना घबरा गई। क्यों? क्योंकि जो है चाइना को पूरी दुनिया में हथियार बेचना है। मार्केट खराब हो गया भैया, बाजार में नाम खराब हो गया है। और जब नाम खराब हो गया, हिंदुस्तान में तो हम लोग कहते थे चाइना के माल की कोई गारंटी नहीं, तो वाकई चाइना के माल की कोई गारंटी नहीं। या तो पाकिस्तान वालों को उल्लू बना के चेप दिया, ले बेटा हमारे यहाँ जो पटाखा हमारे यहाँ नहीं चल पा रहा है उसको तुम धूप में रख के सुखा ले जो है चला देना। या तो ये हुआ, या फिर पूरा उनका डिफेंस सिस्टम है बेकार। हम खरीदते हैं हथियार, ज्यादातर जो खरीदते हैं वो खरीदते हैं रशिया से, सबसे ज्यादा 33% ऑलमोस्ट। उसके बाद खरीदते हैं फ्रांस से 31%, और उसके बाद दुनिया के बाकी देशों से, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, इजराइल भी शामिल है और तमाम अन्य देश शामिल है। तो अभी क्या है, जब तुम करंट अफेयर्स में पढ़ने जा रहे हो, इंटरेस्ट के साथ जब पढ़ते चले जाओगे ना, तुमको समझ में आ जाएगा सब कुछ, यही खेल है, ठीक है। चलो, तो अभी क्या हुआ कि ये जो राज यहां पर चल रहा है वो चल रहा है आधा नवाब का, और नवाब के पीछे ईस्ट इंडिया कंपनी का, यानी प्रतीक के तौर पर नवाब बैठा, राज चला रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरा राजस्व आ गया ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो एक जो हेडिंग डालो, अंग्रेजी राज का विस्तार। आज जो हम लोग बात शुरू कर रहे हैं उसकी हेडिंग है अंग्रेजी राज का विस्तार। इसको लिखो जरा, अंग्रेजी राज का विस्तार, ठीक है। चलो पहला बुलेट पॉइंट लिखो,
बंगाल की विजय ने, हाँ अजाज मेहंदी सही कह रहा है यार, चलो लेकिन मैं कमेंट पढ़ूंगा नहीं, बढ़िया कमेंट था उसका। जैसे प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की तोपें भीग गई थी इसलिए हार गया कहा जाता है, उसी तरीके से वो कह रहा है कि शायद बारिश हो गई थी तो उनका डिफेंस सिस्टम भीग गया होगा। बढ़िया कमेंट। चलो, बंगाल की विजय ने ईस्ट इंडिया कंपनी के चरित्र को बदल दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के चरित्र को बदल दिया। पूर्ण विराम। कंपनी अब एक व्यापारी के साथ साथ अप्रत्यक्ष तौर पर एक शासक भी बन गई थी। यहां ठीक है, शासक भी बन गई थी। द्वैध शासन के दौरान, द्वैध शासन लिखना, उसके बाद ब्रैकेट में लिख देना 1765 से 1772। इसके बारे में हम लोग बढ़िया से बात करेंगे जब प्रशासन पर आएंगे। द्वैध शासन विद इन द ब्रैकेट 1765 से 1772 के दौरान निजामत यानी प्रशासन सांकेतिक रूप से नवाब के पास था और वास्तविक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। दूसरा, इसी में आगे लिखो दूसरा कॉमा, दीवानी यानी राजस्व मामले सीधे तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गए। ठीक है, इस तरीके के कमेंट्स मैं मतलब हमेशा लेना पसंद करता हूं। जॉन सीले एक कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफर है, औपनिवेशिक इतिहासकार है, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ा था। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भारत विरोधी विचार का उस समय गढ़ बना हुआ था। तो सीले भी उसी तरीके का इतिहासकार है, साम्राज्यवादी इतिहासकार। लेकिन डीएस की क्लास में हम लोग उस पर डिस्कस नहीं करते हैं निसार, वो ऑप्शनल की क्लास का विषय है। सैद्धांतिक लिख सकते हैं, लेकिन सैद्धांतिक से ज्यादा अच्छा शब्द ज्ञानेश प्रतीकात्मक हो सकता है। अगर आप सांकेतिक ना लिखना चाहे तो प्रतीकात्मक कह सकते हैं। सैद्धांतिक का मतलब यह होता है कि सिद्धांत के तौर पर, लेकिन सिद्धांत नहीं है यहां पर, सिद्धांत तो कहीं इन्वॉल्व ही नहीं है, यहां प्रतीक के तौर पर वो इन्वॉल्व है। ठीक है ना निसार, कॉलेज की भी क्लास चल रही है, ये क्लास भी चल रही है। तुम्हें देखना पड़ेगा दो चीजें। पहली चीज कि भाई वहां पर तुम्हारी अटेंडेंस वगैरह गड़बड़ ना हो, वो तुम्हें रिकॉर्डेड नहीं मिलती, एक चीज है। दूसरी चीज है कि उस क्लास से तुमको फायदा कितना है। अगर तुमको लग रहा है कि उस क्लास से तुम्हारा बहुत फायदा है तो तुम्हें तय करना पड़ेगा, वरना करो, यही करो यार, है ना। ठीक है ना। इस समय जो बंगाल का शासक है बेटा, हम लोगों ने वही देखा ना कि ये बंगाल में सिराजुद्दौला गया, सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर आया, मीर जाफर के बाद मीर कासिम आया, मीर कासिम के बाद कौन आया, फिर से मीर जाफर आया, मीर जाफर के बाद नजीमुद्दौला आ गया। ठीक है, चलो, तो दीवानी मामले ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया। अब लिखो अगला पॉइंट। इस प्रकार कंपनी ने भारत में एक राज्य की स्थापना कर ली थी। साथ ही उसे एक छत्र व्यापारिक एकाधिकार मान ले, या अधिकार भी लिख सकते हो। एक छत्र का भी वही मतलब होता है, एक, है ना, एकाधिकार मिल गया था। पूर्ण विराम। बंगाल के भू राजस्व पर अधिकार स्थापित हो गया था। पूर्ण विराम। अर्थात अब वह व्यापारी नहीं, बल्कि भारत में राज्यों की आपसी प्रतिस्पर्धा में शामिल हो गई। ठीक है, शामिल हो गई। ठीक है, अब देखो क्या होता है। अब बन गया एक राज्य। अच्छा, जो मैप वगैरह मैं बनाऊं तो मेरे साथ बनाते रहना, ठीक है, मैप साथ में ड्रॉ कर लेना। अब क्या हुआ कि यहां बंगाल में राज्य की स्थापना हो गई। बंगाल एक बहुत बड़ा राज्य है। तुम लोगों को ध्यान रखना है
कि जो बंगाल हम कहते हैं तो उस बंगाल के अंदर दरअसल 3 राज्य हैं। ठीक है, कंसेप्चुअली इसको समझ नहीं पाते बच्चे, आखिर तक कंफ्यूज रहते हैं कि बंगाल राज्य जब हम कहते हैं तो उसके अंदर दरअसल बंगाल होता है, आज का हमारा जो बिहार है और उड़ीसा है। इसीलिए बिहार में बंगाली जो है ना कल्चर का इन्फ्लुएंस आपको बहुत मिलेगा और बंगाल में आपको बिहारी बहुत मिलेंगे, वैसे वर्षा। ठीक है ना बेटा, गणेश की कंपनी का जो दीवानी का पैसा होता था वो कंपनी उगाती थी, कंपनी का राज्य है, तो तुम कह रहे हो कि वो लाभ में वो दरअसल कंपनी ने उगाहा और वो अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया कि ये कंपनी का कार्य है, और वहां से ही उसी पैसे से फिर कंपनी भारत में बना माल खरीद लेती है और उस माल को खरीद के जब वो यूरोप में बेचती है तो वो लाभ है। ठीक है ना, इसको वो लाभांश में नहीं दिखाती, लाभांश बढ़ जाता है इस प्रक्रिया की वजह से। ठीक है, हाँ ये देखो ऐसे सवाल में जरूर लेता रहूंगा। जैसे आशीष कह रहा है कि पूर्व में है पश्चिम बंगाल, या आगे कहानी समझोगे तुम, ये बंगाल था, अंग्रेजों ने इसको बांट दिया था। ठीक है, तो एक बंगाल कहलाने लगा था पूर्वी बंगाल और एक कहलाने लगा था पश्चिमी बंगाल। वो 2 हिस्सों में अंग्रेजों ने बांटा था और जब हमारा बंटवारा हुआ, ठीक है 1947 में, तो यही पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बन गया। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान बन गया। और जब 1971 में जो है भारत के हस्तक्षेप की वजह से पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो यही पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। ठीक है, ये हिस्ट्री। ऐसे सवाल पूछा करो, मेरा दिल खुश होता है। ठीक है ना आशीष, तुम्हारा जवाब मैंने दे दिया। ठीक है, इस पर बात करेंगे बेटा। थैंक यू महक, थैंक यू बेटा। कारगुजारियां का मतलब होता है कारनामा। मान लो कोई ऐसा है ना जो बड़ा ऊंची चीज है, पहुंची हुई चीज है, मतलब गड़बड़ करता रहता है, बड़े बड़े कारनामे करता रहता है, शैतानियां करता रहता है, घोटाले हेर फेर, तो कह दो अरे भाई उसकी कारगुजारियां जो है ना वो आपको मालूम नहीं है। ठीक है, उस तरीके से कारगुजारी शब्द का इस्तेमाल ऐसे करते हैं। तो क्या हुआ कि ये जो बंगाल है, मैंने कहा कि बंगाल में इसीलिए आपको इतना ज्यादा जो है बिहारी मिल जाता है, बिहार में इतना बांग्ला कल्चर। और रसगुल्ला कहां से उद्भव हुआ उसका, इसको लेकर बंगाल और उड़ीसा में झगड़ा आज तक चलता रहता है। अरे जब रसगुल्ला बना तब आप एक रहे, तो बाद में आप कहते नहीं, हमको उड़ीसा वाले कहते हैं हमारा मानो और बंगाल वाले कहते हैं हमारा मानो, हम यूपी वाले कहते हैं भैया किसी ने बनाया, हमको रसगुल्ला अच्छा लगता है, ऐसे उठाएंगे ऐसे खा लेंगे, दैट इज ऑल। हिस्ट्री में नहीं जाना है। ठीक है, सो यहां पर क्या है, बंगाल, ऐसे समझ लिया आपने। अब यहां पर एक राज्य बन गया, यानी अब इस राज्य के अंदर जब एक राज्य आपने बना लिया तो इस राज्य का आपको 2 काम करना है, एक करना है सुरक्षा और दूसरा करना है विस्तार। ठीक है, इस चीज को ध्यान से देखना। एक पहली प्राथमिकता तो यह है कि भाई जो राज्य बना लिया है इसकी हम सुरक्षा करें, और दूसरी चीज है कि जो राज्य बना लिया है उसका विस्तार कर ले। ये 2 प्राथमिकता आ गई। तो जरा अगला इसमें बिंदु लिखो, अगला पॉइंट लिखो। अब कंपनी के सामने, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी हर बार नहीं लिखेंगे, या तो उसको केवल कंपनी लिख देंगे और या EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी शॉर्ट फॉर्म में। अब कंपनी के सामने 2 प्राथमिकताएं थीं। अब कंपनी के सामने 2 प्राथमिकताएं थीं। ठीक है, इसका पल्लवी जवाब आएगा बेटा जो तुमने लिखा है, और बाकी स्टूडेंट्स का थैंक यू सो मच, कशिश काजल। तो ये 2 प्राथमिकताएं थी, डैश लगाओ, सुरक्षा एवं विस्तार, सुरक्षा एवं विस्तार। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अंग्रेजों ने अलग अलग कालखंड में, अंग्रेजों ने अलग अलग कालखंड में 5 अलग अलग विस्तारवादी व सुरक्षावादी नीतियां अपनाई। ठीक है, तो इन्हें हम कह सकते हैं कि यह है विस्तार के 5 चरण। ठीक है, विस्तार के 5 चरण। वो विस्तार के जो 5 चरण है, रुको इसको उधर से दिखा देता हूं। विस्तार के जो 5 चरण है वो क्या है? पहला जो चरण है उस चरण को कहते हैं सापेक्ष पृथकतावाद। ठीक है, अब ये सापेक्ष शब्द तुम सबने आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत तो पढ़ा ही होगा। सापेक्ष का मतलब होता है जैसे स्टूडेंट और टीचर एक दूसरे के सापेक्ष। ठीक है ना, बिल्कुल श्वेता, काफी हद तक ये सारी चीजें हैं जो तुमने लिखी। जब टॉपिक पर चर्चा आती है ना तो मुझे लगता है हाँ मेरे बच्चे ना बिल्कुल सीरियसली इसी पे बात कर रहे हैं, बाकी इधर उधर की कहानियां नहीं कर रहे हैं। चलो, तो एक चीज जो ध्यान रखनी है आपको कि यहां पर जो सापेक्षता का सिद्धांत, मैं क्यों कह रहा हूं आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत, कि एक दूसरे के सापेक्ष, इसका मतलब होता है कि जैसे मैं हूं एक बैच में तो हम स्टूडेंट्स और टीचर एक दूसरे के सापेक्ष, दूसरे बैच में तो एक दूसरे के सापेक्ष। आपका बैच बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेक्टिव है, बहुत ही सीरियस है, तो हमारी और आपकी क्लास अलग तरीके से चलेंगी। जहां मैं कहूंगा कि मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाला, अब मैं सब कुछ दे दूंगा अपने स्टूडेंट्स को। ठीक है ना, नोट्स भी बना दूंगा, मैं अपने ढंग से उनको समझाऊंगा कि कहां से पीवाईक्यूज उठे आज तक, कहां से अभी फ्यूचर के जो सवाल है वो बन सकते हैं, सब कुछ दूंगा उनको। क्यों? मेरा दिल खुश हो गया। सापेक्षता, अच्छा बैच तो टीचर की तरफ से ज्यादा मेहनत। लेकिन मान लो कोई खराब बैच आ गया, ऐसा बैच जिसमें 4-6 बाबा किस्म के लोग बैठे हुए हैं जो यूपीएससी की तैयारी करने के क्रम में ही जो है ना आईएएस की प्राप्ति कर चुके हैं। आईएएस की प्राप्ति क्या होती है कि आईएएस बन चुके हैं। वो लोग क्या करते हैं,
कुछ कुछ बैचेस में ऐसे 4-6 बच्चे होते हैं जो थोड़े सीरियस होते हैं, सीनियर होते हैं, अब वो धड़ाधड़ टीचर की ही परीक्षा लेते रह जाएंगे। वहां पर क्या होता है ना, एक तो पहले तो उनको हमें कट टू साइज करना पड़ता है कि बच्चे बच्चे हो, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है ना कि ज्यादा अगर जो इधर उधर की बातें चले, ठीक है, इनको ज्यादा लेना देना नहीं। इसको क्या कहेंगे, सापेक्षता, कि दो लोग एक दूसरे के सापेक्ष। तो यहां पर क्या है सापेक्षता का मतलब कि भारतीय राज्यों से पृथक रहना, ठीक है, पृथक रहना, यहां के जो झगड़े हैं उनसे मोटे तौर पर आपको अलग रहना है और उसमें ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसको सापेक्षता को का मतलब ही है पृथक रहना, ज्यादा लेना देना नहीं। वहां पर क्यों लेना देना नहीं है कि भैया हम आए हैं व्यापार करने, हमारा व्यापार बढ़िया चलता रहे, ठीक है, बढ़िया चलता रहे। पूरक अलग है बेटा चांदनी, पूरक अलग है, सापेक्ष अलग है। पूरक का मतलब है कि इन क्लासेस के अच्छे होने में टीचर और स्टूडेंट्स एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है ना, हम दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, या उसको कहते हैं एक दूसरे की सहायता करते रहते हैं कि ये क्लासेस बहुत अच्छी चल रही है। ये सापेक्षता जो है कि अंदर हम पूरक भी हो सकते हैं और प्रतिरोधी भी हो सकते हैं। तो सापेक्षता और पूरक दोनों भिन्न भिन्न है, ठीक है। निसार, हम लोग प्लासी के युद्ध से आगे अभी निकले हैं, तुम लोग कर ही लोगे यार, तुम लोग तो बढ़िया निसार, तुम्हारा तो ऑप्शनल है जहां तक मुझे याद है, कर लोगे, इससे ज्यादा की अभी जरूरत हम लोगों को नहीं है, ठीक है, आमने सामने। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि भाई हमने पढ़ा कि कैसे डुप्ले महोदय जो है उन्होंने भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप किया, तो फिर हमने देखा कि अंग्रेज भी कूद पड़े। तो अंग्रेज जब कूदे तो ये जो है 1740 से नीति बदल गई, 1740 से 1765 के बीच में नीति बदल गई, और उसी के बीच में पहला संघर्ष होता है जो है आंग्ल फ्रेंच संघर्ष, ठीक है, जो हम लोगों ने देख लिया, जिसमें फ्रांसीसियों को हरा दिया। दूसरा जो संघर्ष है वो प्लासी और बक्सर जो हमने देखा, यानी राज्य बन गया। सापेक्ष पृथकतावाद का पहला चरण जो है और दूसरी जो नीति है वो समानता का संघर्ष, इन दो चरणों में ये दो चीजें निपट गई। तीसरी चीज, जब आपने राज्य बना लिया, जब आपने राज्य बना लिया तो पहली प्राथमिकता यहां पर क्या बन गई थी, सुरक्षा, कि आपको इस राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, सुरक्षा सुनिश्चित करनी। और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या करना है, आपको अपनी सीमाएं सुरक्षित करनी है। और सीमाएं सुरक्षित करने के लिए अंग्रेजों ने एक पॉलिसी बनाई कि अपने राज्य के इर्द गिर्द एक हमको फेंस बना देनी, चार दीवारी बना देनी है, ठीक है, रिंग फेंस कहते हैं उसको, ठीक है, रिंग फेंस या सुरक्षा घेरे की नीति, ताकि आसपास जब ऐसे राज्य रहें जो या तो हमारे मित्र हो या हमारे आश्रित, तो हमारे राज्य पर कोई आंच नहीं आए। और इस नीति से करते करते ये जो अंग्रेज हैं ये कहां पहुंच गए, ठीक है, सुरक्षा घेरे या रिंग फेंस की नीति। इतनी रिंग फेंस बनाते चले गए, इतनी रिंग फेंस बनाते चले गए कि अपने राज्य के लिए इनको जो भी खतरा दिखा 1765 यानी बक्सर के बाद, इलाहाबाद की संधियों के बाद 1813 तक एक एक करके ये सबको पराजित करते चले गए, ठीक है, सबको पराजित करते चले गए। और यहां पर आंग्ल मैसूर युद्ध भी लड़ा जाएगा, यानी मैसूर के खिलाफ, हैदर और टीपू के खिलाफ, मराठों के खिलाफ संघर्ष भी लड़ा जाएगा, सिंध का विलय भी हो जाएगा, ठीक है। ये तीन चीजें यहां पर हो गई, यानी कि ये जो दूसरी नीति थी रिंग फेंस की, धीरे धीरे वो विस्तारित होती चली जाती है उस इलाके में जहां मैसूर था और फिर उस इलाके में जहां मराठे थे, ठीक है ना, इस इलाके में इसका विस्तार हो जाएगा। फिर धीरे धीरे इसमें सिंध का इलाका शामिल हो जाएगा, इसके अंदर जो है आगे चल करके हम देखेंगे कि इसके अंदर पंजाब भी शामिल हो जाएगा, ठीक है ना, सिख पंजाब सिंध के बाद में वो भी इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। तो ये क्या है, सिखों के साथ संघर्ष, पंजाब भी आ गया और सिंध भी आ गया। लेकिन भैया अंग्रेज जानते हो, तुमने वो देखी है पिक्चर मोगली वाली, जंगल बुक पढ़ी है तुम लोगों ने, कितने लोगों ने जंगल बुक पढ़ी है। एक चीज का ध्यान रखना है, मतलब तुम लोग, मैं बार बार कह रहा हूं कि कभी कभी होता क्या है कि आपको थोड़े समय बाद एहसास हो कि आपका टीचर आपको क्या कह रहा था। आपको चोट खा के नहीं सीखना है, ठीक है, चोट खा के नहीं सीखना। परमानेंट सेटलमेंट पर आएंगे बेटा, अभी रुक जाओ, सब पर आएंगे। एक एक चीज मॉडर्न इंडिया में कुछ छूटने वाला नहीं है तुम लोगों से, तुम खुद ही विद्वान हो जाओगे। एक चीज जो मैं कह रहा था, ध्यान रखना कि चोट खा के नहीं सीखना, कि सब कुछ हम अपने अनुभव से सीखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये हमारी आज तक की जो मानव की प्रगति है उसके विरुद्ध है। भाई हम ये बताओ, हम अगर 100 बच्चों का सैंपल लें तो 100 बच्चों में एक ही दो बच्चे ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे सर मेरे घर वाले कहते थे कि आग से जो है जल जाओगे, लेकिन मैंने नहीं माना, मैंने आग पकड़ ली, जब जल गया तुम जल, हाँ आग से जल जाऊंगा। 100 में 98 लोग जो है उन्होंने माँ बाप की बात मान ली होगी कि हाँ आग जो है पकड़ोगे तो जल जाओगे, और 2 लोगों ने एक्सीडेंटली जो है, 2 में से एक ने एक्सीडेंटली पकड़ा होगा, एक आधा जिद्दी होगा जो कहे, ठीक है, एक आधा ऐसा होगा जो कहेगा हाँ ठीक है मैं तो जाऊंगा, आग पकड़ूंगा, देखूंगा, उसके बाद देखेंगे, ठीक। अनुभव मैं क्या कह रहा हूं, चीजों को आराम से कहानी की तरह, नैरेटिव की तरह समझते 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 हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीज, जिस प्रसंग में मैंने आपसे पूछा कि आपने जंगल बुक पढ़ी है क्या, मोगली वाली कहानी पढ़ी है क्या, उस क्यों पूछा वो भी बताऊंगा। खूब पढ़ो, ये मत सोचो कि यूपीएससी जो करने वाले लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे करके ना, जैसे तुम कभी तांगे पे बैठे हो, तांगे में घोड़े के दोनों तरफ ऐसे अड़ाना लगा होता है, साइड लगी होती है, ताकि घोड़ा इधर ना देखे उधर ना देखे, उसको कुछ दिखे ना, बस सीधे देखते भागता चले जाए ना। तुम्हें तांगे के घोड़े नहीं होना है, 1 साल के लिए तांगे के घोड़े हो जाओ, उसके अलावा पढ़ना है, खूब पढ़ो। खूब पढ़ोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारी पूरी अंडरस्टैंडिंग एकदम एनरिच हो गई, एकदम लेवल बदल गया। तो खैर यहां मैंने इसलिए कहा तुमसे कि मैसूर जीत लिया, मराठा जीत लिया, सिख वाला इलाका जीत लिया, सिंध जीत लिया, सुरक्षा घेरा बनाते बनाते ससुरे तुम अपना सुरक्षा घेरा बना रहे हो कि हमारे घर में घुस जाओगे, ये पूरे घर में घुस गए, अपने राज्य को सुरक्षित करते करते सब जीत ले गए। लेकिन
मोगली की जंगल बुक के अंदर जो वो हैं लकड़बग्घे, उनके बारे में कहा जाता है। ये जंगल बुक तो मेरे ख्याल से अच्छा जंगल बुक अलग कार्टून है, मोगली वाला अलग कार्टून है, ये वो वाला है द लायन किंग। हाँ, ये लायन किंग है जिसकी अभी नई मूवी आई है मुफासा। तो लायन किंग में लकड़बग्घे हैं। तो लकड़बग्घे क्या कहते हैं? लकड़बग्घे कहते हैं कि हमारा पेट नहीं भरता, हमारा पेट एक अंधा कुआं है। तो ये अंग्रेज ना लकड़बग्घे हैं, ठीक है। द लायन किंग वाले लकड़बग्घे, ये इनका पेट नहीं भरता, इनका पेट अंधा कुआं, जितना खाओ इतना खा गए। बंगाल खा गए, मैसूर खा गए, मराठा खा गए, पंजाब खा गए, सिंध खा गए, फिर कह रहे अब हम भूखे हैं। तो अब हम भूखे हैं तो क्या किया इन्होंने? आगे आगे और यहां लॉर्ड वेलेस्ली एक नई नीति लेकर आ गए, जिस नीति को कहते थे सहायक संधि की प्रथा। 1798 से 1803 में यह नीति चली, जिस दौरान बहुत सारे राज्यों को इन्होंने क्या किया कि सहायक संधि प्रथा के तहत इन्होंने अपने अधीन बना लिया। उसको भी देखेंगे। एक चीज जो आमतौर पर आप लोग नहीं समझते, किताबों में भी अच्छी तरीके से समझाई नहीं जाती, एक नीति है, उसको कहते हैं सर्वोच्चता की नीति, और दूसरा इंग्लिश में उसको जरूर ध्यान रखना पैरामाउंटेसी, सर्वोच्चता की नीति। और इस नीति का प्रतिपादक कौन है यह ध्यान रखना, क्योंकि सीधे तौर पर यह सवाल तुमसे पूछा जा सकता है। लॉर्ड हेस्टिंग्स। और जब हम लॉर्ड हेस्टिंग्स कहते हैं तो लॉर्ड हेस्टिंग्स का मतलब है लॉर्ड हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं, ठीक है ना, वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग्स। यह सीधा प्रीलिम्स का सवाल है। सब जानते हैं सहायक संधि प्रथा किसकी थी, लेकिन अगर पूछ ले सर्वोच्चता या पैरामाउंटेसी की नीति निम्न में से किस एक गवर्नर जनरल की थी, तो आप लिखेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स। और मैं फिर कह रहा हूं, नॉट वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। 1813 से 1823 ये पूरी नीति इन्होंने चलाई। ये एक तरीके से सहायक संधि प्रथा का विस्तार था, उस पर भी बात करेंगे, ठीक है, जब आएंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, बहुत से राज्य खा गए सहायक संधि प्रथा में, फिर वही हमारा पेट अंधा कुआं है, हम अबहू भूखे हैं, ठीक है। और यहां पर फिर डलहौजी लाता है राज्य अधिग्रहण की नीति, कि कैसे हम राज्यों के अधिग्रहण करते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो विस्तार के अलग अलग चरण है, ठीक है। इन चरणों को भी आप नोट यहां से कर ही लेंगे, इसको खूब अच्छे से समझिए। अब आएंगे ये जो अलग, ये तो देख चुके हम आंग्ल फ्रेंच संघर्ष प्लासी बक्सर, अब ये इनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। डुप्ले की नीति थी प्राची, बिल्कुल डुप्ले सबसे पहले सहायक संधि की नीति लाया, इसलिए प्रश्न आए कि किसने शुरू की, तो डुप्ले, ठीक है। वेलेस्ली जो है वो अंग्रेज है जिसने डुप्ले की नीति को उसका अंग्रेजीकरण कर लिया, ठीक है। बिल्कुल रोहित, एकदम सही। इसे परमोच्चता सर्वोच्चता की नीति कहते हैं। अभी जब आगे बढ़ेंगे इस नीति के बारे में, तब हम लोग इस पर बात करेंगे। तो कुल मिलाकर आपको यह ध्यान रखना है कि ये 5-6 चरण, ये मेंस के हिसाब से आपका एक सवाल है। अंग्रेजी विस्तारवाद का कोई अंत नहीं था, ऐसे प्रश्न अगर आ गया तो आपको ये चरण पता होने चाहिए एकदम। ये मैंने आपको मेन पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया कि ऐसे आपको लिख देना है, ऐसे लिख दिया तो समझ लो कि एग्जामिनर को लग जाएगा कि हाँ भाई स्टूडेंट को तो बहुत अच्छी समझ है अपने टॉपिक की। इसने केवल रट्टा नहीं मारा है, बल्कि ये समझता भी है कि धीरे 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 कैसे विस्तार हो रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले आपका सरप्राइज, आपको सरप्राइज दे देता हूं। तो हमारे साथ हमारे एक स्टूडेंट जिन्होंने इस बार बहुत अच्छी रैंक ली है, उनको भी इंट्रोड्यूस जब करूंगा तो आपको रैंक बताऊंगा, नाम बताऊंगा। 1 मिनट से 1.5 मिनट का एक समय दीजिए, ठीक है, फिर हम लोग आते हैं। 1 मिनट 2 मिनट का एक ब्रेक लेकर के आप लोग बैठे, उनके साथ में मैं फिर से रीअपियर होता हूं, ठीक है। चलो तैयार हैं आप लोग? ठीक है, आ जाओ। सो हमारे साथ यहां हमारे बीच में मौजूद है शाश्वत अग्रवाल, जिन्होंने 121 यानी 121वीं रैंक इंश्योर की, और बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये, मैं आपको बताऊं 121 रैंक, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो शाश्वत अग्रवाल हमारे बीच में है। मैं उनको स्टूडेंट कहकर के अब एड्रेस नहीं करूंगा, कैसे चुटकी बजाते ना आपकी दुनिया बदल जाती है। अब वो आईपीएस है और सिविल सर्विसेज के कैडर में है, तो मैं उनको यहां बुलाना चाहूंगा और वो पहले अपनी बात रखेंगे कि किस तरह से उन्होंने तैयारी की, कुछ जनरल टिप्स मैं चाहूंगा कि वो आपको दे, और उसके बाद मैं आपके 2-4 सवाल ले लूंगा। अगर मेरे को सवाल भी होंगे जो मैं चाहता हूं कि उनके मुंह से आप सुने, तो उस पर बात कर लेंगे। शाश्वत प्लीज प्लीज कम, यू आर मोस्ट वेलकम। नमस्ते सर। कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सर। तो शाश्वत आप अपने अनुभव बताइए। हमारा ये हिंदी माध्यम का बैच है,
कि कैसे हमारे स्टूडेंट्स को तैयारी करनी चाहिए, आपके मुंह से सुन करके उन्हें ज़्यादा विश्वास होगा कि एक सक्सेसफुल कैंडिडेट हमारे बीच में। सर सबसे पहले तो मैं आपका पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया स्टूडेंट से बात करने के लिए। सर जहाँ तक तैयारी का है, सर मैंने अपनी तैयारी 2020 में शुरू की थी। जिस एग्जाम मेरा क्लियर हुआ वो मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। और सर मेरा पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ, मेरा दूसरे अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर हुआ, बट मेंस मेरा 4 मार्क्स से रुक गया। और मेरे तीसरे अटेम्प्ट में सर 121 रैंक हासिल हुई। सर ओवरऑल अगर मैं तैयारी की बात करूँ सर, तो जो सबसे पहली चीज़ मुझे लगता है इस एग्जामिनेशन में जरूरी है वो यह है कि आपको बहुत, जिसको कहते हैं लेजर फोकस क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है पहली, और दूसरी की एग्जामिनेशन की कोर डिमांड क्या है। ज्यादातर सर जो मेरा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मेरा प्री भी एक बार नहीं क्लियर हुआ और एक बार मेंस भी नहीं क्लियर हुआ, मुझे अपनी ये गलती रियलाइज हुई कि कहीं ना कहीं मैं एग्जामिनेशन की डिमांड को नहीं समझ रहा था। तो सर सबसे पहली जो सबसे जरूरी चीज मुझे लगती है स्टूडेंट्स के लिए कि वो एग्जामिनेशन की डिमांड को बहुत अच्छे से, बहुत कोर तक समझ लें। और एग्जामिनेशन की डिमांड की अगर बात करूं तो जैसे प्रीलिम्स है, अब प्रीलिम्स में यूपीएससी ये नहीं चाह रहा कि आपके पास कोई नॉलेज का बहुत बड़ा सम्राट हो, ऐसा नहीं है। वो चाह रहा है कि आपके पास एक बेसिक समझ हो, टॉपिक की एक काफी अच्छी समझ हो। ऐसा नहीं हो कि आप उस टॉपिक में पीएचडी की हो, ये वो नहीं चाह रहा, लेकिन आपके पास उस टॉपिक की एक बहुत गहरी और बहुत अच्छी समझ हो, और उसके साथ साथ आपके पास वो एप्टीट्यूड हो सवाल सॉल्व करने का, जिसको मैं कहता हूं कि एक लॉजिकल गेसिंग टेक्निक्स आपको आनी चाहिए जैसे आप सवाल सॉल्व करते हैं। प्लस उसके साथ साथ आपका मन, आपका मानसिक रूप से बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन एक प्रेशराइज सेटिंग होती है। ज्यादातर स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर्ड भी होते हैं वो एग्जामिनेशन में फॉल्टर कर देते हैं क्योंकि वो स्ट्रेस नहीं मैनेज कर पाते। कॉन्फिडेंस बहुत हाई होना जी चाहिए। सर, इनफैक्ट मेरा मानना है कि प्रीलिम्स इज आल्सो गेम कॉन्फिडेंस का, नॉट जस्ट नॉलेज का। सर मेंस एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो वहां पे आपकी डिमांड है कि आप अच्छे से कंटेंट प्रेजेंट करें, आपके पास अच्छे वैल्यू एडिशन हो जो आप आंसर में ले पाएं, जो कोर क्वेश्चन की डिमांड है आप उसको क्वेश्चन को ब्रेक करके उसको लिख पाएं, आपके पास नोट्स बनाने की एक अच्छी कला हो। ये सारी चीजें मेंस के लिए बहुत जरूरी है, और ऐसे इंटरव्यू की एक अलग डिमांड है। तो सबसे पहली चीज सर जो मुझे लगता है स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन की डिमांड बहुत अच्छे से आनी चाहिए। दूसरी चीज सर ये है कि मार्केट में सर अफवाहें बहुत ज्यादा है, जिसको कहते हैं रिसोर्स का एक जंजाल है, इन्फोडेमिक है, जिससे स्टूडेंट्स और कंफ्यूज हो जाते हैं। मे भी अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखें, जो बेसिक बुक्स हैं या जो भी मटेरियल वो रेफर करें उस पर टेस्ट करें और उसी को बार बार पढ़ें। कई बार सर स्टूडेंट्स एंड में आते आते रिवीजन में कुछ और रिसोर्स रेफर करते हैं और तैयारी के दौरान कुछ और रिसोर्स रेफर करते हैं। ये मैंने खुद गलती फर्स्ट अटेम्प्ट में की, मेरे ख्याल से ये कार्डिनल ब्लंडर है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने ही रिसोर्स को रिपीटेड रिवीजन करके फिल्टर आउट करते रहना चाहिए, उसको सीमित करते रहना चाहिए, और एंड में जो वो एक सिमुलेटेड उनका बच रहा है उसी को रिवाइज करके एग्जामिनेशन में जाना चाहिए। सर इसके साथ साथ एक प्लान अप्रोच होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप आज कुछ पढ़ रहे हैं, कल कुछ और पढ़ रहे हैं, परसों लगा कि नहीं ये नहीं हो रहा तो कुछ और पढ़ रहे हैं। ऐसे यूपीएससी की तैयारी नहीं होती है, क्योंकि सर एक ये लंबा प्रोजेक्ट है, आपको लंबे समय तक तैयारी करना है। हो सकता है एक दो अटेम्प्ट में चाहते हुए भी आपकी तैयारी के होने के बावजूद आपकी रैंक शायद ना आ पाए, लेकिन उसके बावजूद आपको एक तैयारी अपनी जारी रखनी है, उसके लिए प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सर मेरा मानना है कि स्टूडेंट्स को एक बहुत ही डिटेल प्लानिंग करनी चाहिए कि उनको अपनी दिनचर्या कैसी रखनी है, अगले एक साल किस तरह से उनको अपना प्लान बनाना है, ताकि वो अगले प्रीलिम्स तक आते आते अपनी तैयारी को बहुत मजबूत कर लें। साथ ही साथ उनको मेंस की तैयारी अभी से धीरे धीरे शुरू करनी होगी, ऑप्शनल की तैयारी अपने शुरू करनी होगी, जो जीएस के सब्जेक्ट्स हैं उनको पूरे तरीके से करना होगा। तो इसका एक प्लान, एक खाका रेडी होना चाहिए उनके पास कि हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन उन्हें क्या पढ़ना है। आज उनका प्लान रेडी होना चाहिए कि कल क्या पढ़ना है, कल सुबह उठ के वो प्लान मेरे हिसाब से नहीं बनाना चाहिए। तो सर मेरे ख्याल से अगर वो इतनी चीज़ों को फॉलो करें और इसके साथ एक सफिशिएंट टाइम रिवीजन के लिए दें, कम से कम प्रीलिम्स के पहले 3 से 4 रिवीजन, मेंस के पहले 4 से 5 रिवीजन वो करें, तो सर मुझे लगता है कि एग्जामिनेशन का जो पूरा जर्नी है बहुत स्मूथ हो जाएगा। और चैलेंजेस तो सर आएंगे, इट्स मेरे ख्याल से एक मेंटल गेम भी है, आपको मानसिक रूप से एग्जाम ज्यादा टेस्ट करता है, तो कहीं ना कहीं आपको मानसिक रूप से बहुत मजबूत रहना है, आपको अपने पे भरोसा रखना है, इस प्रोसेस पे थोड़ा ट्रस्ट करना है, भगवान पे भरोसा रखना है, क्योंकि कई एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। और आपको जिसको कहते हैं कि अपना एफर्ट डालते रहना है विदाउट मच एक्सपेक्टेशन ऑफ आउटपुट, आपको पूरे तरीके से अपने तन मन से अपना एफर्ट अपना इस एग्जामिनेशन और इस प्रिपरेशन में लगाना है। मेरे ख्याल से अगर इतना स्टूडेंट्स करेंगे एक प्रॉपर प्लान अप्रोच में, तो उनको काफी मदद मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल। सो शाश्वत, एक बार तो जरा स्क्रीन देख करके हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको भी आप एक चीज़ जरूर फिर से रिपीट कर दें ताकि थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, जो आपने कन्वे किया और जो हम एज ए टीचर हम लोग हमेशा स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश करते हैं कि नंबर वन जो सबसे बड़ी जरूरत है वो पेशेंस की जरूरत है। मतलब एक एस्पिरेंट हमारे सामने जो खड़े हुए हैं, आज वो आईपीएस हो गए हैं, 121 रैंक लेकर के आए हैं, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में वो प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर कर पाए। सेकंड अटेम्प्ट में उनका जो मेंस था वो 4 नंबर से रह गया, और थर्ड अटेम्प्ट में वो टॉपर हो गए। तो ये धैर्य की चीज़ है, एक दिन में ये शुरू नहीं होता। 2020 और 2025 के बीच का 5 साल का दरमियान, मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 5 ही साल लगाने, मैं ये कह रहा हूँ कि धैर्य एक बहुत बड़ी कुंजी है। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो मैं बार बार कहता हूं कि तैयारी ऐसी होगी कि आपको इस तरह से पढ़ना है कि रोज आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला जाए। तीसरी चीज जो शाश्वत आपसे कहना चाह रहे हैं कि तैयारी बहुत ही ऑर्केस्ट्रेटेड होनी चाहिए। ऑर्केस्ट्रेटेड का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं है कि एक बड़े ऑर्केस्ट्रा के अंदर कॉन्गो अलग बज रहा है, बैंजो अलग बज रहा है ना, वायलिन अलग बज रहा है, सब एक साथ बजना चाहिए। आपके पास एक बड़ा डिटेल प्लान हो 1 साल का, जिसकी आप तैयारी करेंगे। 3 बेसिक एलिमेंट्स उन्होंने हम लोगों को यहाँ पर अपने शेयर किए। कुछ एक जो सवाल है वो मैं आपसे लूंगा, जैसे भी बच्चे बार बार नोट्स को लेकर के एक सवाल करें कि हमें अपने नोट्स कैसे बनाने चाहिए, तो एक ये सवाल का जवाब आप जरूर दीजिए। जी सर। सर जहाँ तक नोट्स बनाने का है, सर मेरा ये अप्रोच होता था कि मैं मेंस के हर एक कीवर्ड्स पे जो मेंस के सिलेबस में मेंशन है, मैं उसका डिटेल में नोट्स बनाता था सर। अब उसमें मेरा ये अप्रोच होता था सर कि मैं पहले इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, एक बहुत सॉलिड इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन फिक्स कर लेता था। अब जैसे सिटीजन चार्टर एक टॉपिक है हमारा सर जीएस में, तो मैं सिटीजन चार्टर का एक इंट्रोडक्शन और एक अच्छा सा कंक्लूजन, मे बी पीएम का कोई कोटेशन या समथिंग लाइक दैट, मैं उसको फिक्स कर लेता था। एंड देन उसमें बीच में बहुत ही वैल्यू एडेड कंटेंट, उसके क्या फीचर्स हैं, उसका क्या इतिहास रहा है, उसके क्या सिग्निफिकेंस है, उसमें एग्जांपल्स, उसमें डेटा, आप उधर फैक्ट्स। कैमरा की तरफ देखते जी हुए सर। जी। जैसे उसमें डेटा हो गए, फैक्ट्स हो गए, ये सारे डाल के मैं उसमें एक बहुत ही डिटेल नोट्स बनाता था। जितने डायग्राम्स आप ऐड कर सकते हैं, जितने आप उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हो गए, कमिटीज हो गए, कमिटीज के रिकमेंडेशंस हो गए, ये सारे उसमें आपके नोट्स में होने चाहिए, ताकि बहुत ही वैल्यू एडेड कंटेंट आपका रेडी हो जाए। और इसके साथ साथ सर जैसे जैसे रिवीजन होता जाता है, आप अपने नोट्स को अंडरलाइन करते हैं, उसको हाईलाइट करते हैं, और आपका नोट्स सिमुलेट होता जाता है। तो जब आप फर्स्ट वर्जन ऑफ नोट्स बनाते हैं तो एक बहुत डिटेल नोट्स आपके बनेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप रिवाइज करेंगे, आप उसमें हाईलाइट करते हुए या उसके सब नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाते बनाते आप उसको सीमित करते रहेंगे, और एग्जामिनेशन के दिन आपको वो जो बहुत ही सिमुलेटेड कंटेंट है, जो बहुत ही छोटा आपने समराइज कर दिया बनाते बनाते, वो रिवाइज करके जाना है नोट्स बनाने में। लेकिन मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि आप प्लीज अपनी फर्स्ट रीडिंग में नोट्स ना बनाएं। ये एक मिस्टेक है कि आप एनसीईआरटी पढ़ें और नोट्स बना लें, क्योंकि फिर आप उसी का एक और समरी बना लेंगे। नोट्स बनाने का ये अर्थ नहीं होता है कि आप किसी बुक का समरी बना लें। नोट्स आप बनाते हैं जब आप उस टॉपिक की मल्टीपल रीडिंग कर चुके हैं, आपको एग्जामिनेशन की डिमांड पता है, और आप उस रीडिंग को और एग्जामिनेशन के डिमांड को लिंक कर रहे हैं। तो आपको हो सकता है 2-3 सोर्सेस से नोट्स बनाने पड़े, लेकिन आप उसकी मल्टीपल रीडिंग के बाद एग्जामिनेशन में जो पीवाईक्यूज आए हैं उसके साथ
करते हुए आप शॉर्ट नोट्स कीवर्ड्स में जो आप समझ लें आप वो बनाइए, क्योंकि अगर आप बहुत डिटेल नोट्स बनाएंगे तो उसमें समय भी ज्यादा लगेगा और फिर आप देखिएगा कि वो इन आप बुक का ही फोटोकॉपी कर चुके होंगे, उसमें आपका समय भी काफी व्यर्थ होगा। तो वो चीज नहीं करनी है, आपको अपने नोट्स को बहुत शॉर्टन करके बनाना है और फिर वो भी आप देखिएगा कि अपने में काफी बल्कि हो जाएगा। लेकिन एग्जामिनेशन जैसे जैसे आप रिवाइज करिएगा वो रिवाइज होते होते सिमुलेट होते होते छोटा होता जाएगा और एग्जामिनेशन के दिन आपके पास हर जीएस के मे बी 15-20 पेज के नोट्स बचेंगे जिसको आप रिवाइज करके एग्जाम देने जाइएगा। सर ये मेरी टेक्निक होती थी, मैं कोशिश करता था कि जैसे जैसे मैं रिवाइज कर रहा हूँ नोट्स को डायग्रामेटिक फॉर्म में, शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में उसको जितना छोटा कर पाऊँ उतना छोटा करूँ, डायग्राम्स और ये सारी चीज मैं ज्यादा से ज्यादा अपने नोट्स में सर ऐड करने की कोशिश करता था। तो वही चीज जो आप नोट्स बनाते हैं अंततः वही आपके मेंस के आंसर में भी उतर के आती है। सो नोट्स भी एक तरह का आंसर राइटिंग का टेक्निक है, क्योंकि आप जैसे नोट्स बनाते हैं वैसे ही आप इन वे कुछ हद तक आंसर भी लिख कर आते हैं। सो नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट सर मेरे हिसाब से प्रोसेस है जिस पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है। जी। शाश्वत का जो मीडियम है, आप लोगों की क्यूरियोसिटी है कि उनका मीडियम क्या था, उनका मीडियम हिंदी मीडियम है। तो एक चीज़ मुझे शाश्वत जरूर आप बताइए, हमारे स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं इसलिए वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मीडियम का कोई फ़र्क ऐसा आपको महसूस होता है? आपने तैयारी की है, इंग्लिश मीडियम से आपने तैयारी की है, तो आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जो हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ये हिंदी और इंग्लिश को लेकर के जो एक मिथ है, इस पर कुछ आप कहना चाहेंगे? सर मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ सर, एक्चुअली मेरा मीडियम इंग्लिश था, बट मैं मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं अभी सर्विस में जो हिंदी मीडियम के हैं। सो ऐसा कोई भी बैरियर नहीं है यूपीएससी की तरफ से हिंदी और इंग्लिश का। मार्केट में बहुत ज्यादा एक डर पैदा किया गया है कि कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम का नुकसान होता है, बट मेरे हिसाब से सर जितना मैंने एक्सपीरियंस किया ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट अगर आप पिछले 2 साल के देखें तो टॉप 100 में भी हिंदी मीडियम के बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं और मेरे कई सारे मित्र भी हैं सर जो हिंदी मीडियम से एग्जामिनेशन क्लियर किए हैं। तो हिंदी का सर ऐसा कोई भी नहीं है। अब तो सर मार्केट में हिंदी के बहुत अच्छे कंटेंट अवेलेबल है, हिंदी में करंट अफेयर्स, बेसिक बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज बहुत ही ज्यादा अवेलेबल है। तो उस तरह का कोई भी तरह का दिक्कत हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को नहीं है। अगर आप डेडिकेटेडली तैयारी करें तो मेरे ख्याल से आप इस तरह की कोई भी जिसको कहते हैं डर या इनसिक्योरिटी ना पालें। कई बार ये मन की उपज भी होती है, जो ये डर हम पैदा कर लेते हैं अपने अंदर से कि जस्ट टू मेक आवरसेल्व्स वीक, अपने मन को कमजोर करने के लिए। तो मेरे हिसाब से आप प्लीज ऐसा किसी भी तरह का डर अपने मन में मत पालें और अगर आप हिंदी मीडियम के आप अपने मीडियम को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट रहे, अपनी लैंग्वेज को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट रहे और फिर फुल फ्लेजेड उसी के साथ तैयारी करें। तो सर ये मेरा मानना है। शाश्वत का जो ऑप्शनल था, दूसरा एक सवाल है, स्टूडेंट्स लगातार पूछ रहे हैं, आपका ऑप्शनल पीएसआईआर था। सो ऑप्शनल की तैयारी कैसे करनी चाहिए, कब से करनी चाहिए, ये उनकी एक क्यूरियोसिटी रहती है, उस पर आपका क्या टेक है? सर मेरा ऑप्शनल जैसा कि आपने कहा पीएसआईआर था और सर ऑप्शनल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस एग्जामिनेशन में। 500 मार्क्स का टोटल सर पेपर ऑप्शनल का होता है। मेरे हिसाब से सर जब आप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आपको ऑप्शनल की भी तैयारी साथ साथ शुरू करनी चाहिए। मेरा ऐसा अप्रोच होता था सर, जब मैंने अपनी तैयारी 2020 में शुरू की थी तो मैं रोज 3 घंटे ऑप्शनल पढ़ता था सुबह के समय में और मैं पूरे साल मैंने कहा, क्योंकि मेरा ऑप्शनल का साइज थोड़ा बड़ा भी था तो इस वजह से मुझे ज्यादा समय चाहिए था ऑप्शनल के लिए, तो मैंने वो पूरा अपना समय दिया। लेकिन आप ऑप्शनल को इग्नोर नहीं कर सकते। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि प्री के बाद ऑप्शनल कर लेंगे तो वैसे तैयारी नहीं हो सकती। आपको ऑप्शनल एटलीस्ट 70 to 80% अपना ऑप्शनल प्रीलिम्स के पहले कंप्लीट करके रखना होगा। भले ही आप उसके नोट्स रेडी कर लें, आप कहीं मार्केट से नोट्स इकट्ठा करके पढ़ लें और आपको साथ साथ ये भी नॉलेज होनी चाहिए। हर सर ऑप्शनल का एक स्पिरिट होता है, जैसे किसी ऑप्शनल में स्पेशलाइज्ड आंसर चाहिए होते हैं। अगर आप साइंस और मैथ्स का ऑप्शन देखें तो वहां पे जो न्यूमेरिकल्स है उस तरह के हाई लेवल क्वेश्चन आते हैं, आपको उसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सो हर ऑप्शनल का जो स्पिरिट है वो आप प्लीज पहले समझ लें। आप टॉपर की आंसर कॉपीज देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, जो उस स्पेसिफिक ऑप्शनल की फैकल्टीज हैं आप उनके लेक्चर्स देखें और अच्छे से अच्छे तरीके से आप ऑप्शनल को इन डेप्थ तैयार कर लें। ऑप्शनल इग्नोर ना करें, जितना हो सके ऑप्शनल का भी ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें, क्योंकि सर ऑप्शनल का लगभग सारे ऑप्शनल का सिलेबस काफी बड़ा है तो उसमें समय भी लगता है तैयारी में। बहुत अच्छा। सो शाश्वत एक सवाल और बहुत बहुत ही ज़्यादा पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स कि करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन जो है वो कब शुरू करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए? जी सर। सर करंट अफेयर्स इस एग्जामिनेशन की तैयारी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने सर अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी शुरू से ही की थी। जब से मैं प्रिपरेशन कर रहा था फ्रॉम डे 1 मैंने अखबार पढ़ा और मेरा इंडियन एक्सप्रेस सर मैं जनरली पढ़ता था, लेकिन मार्केट में आप कोई भी अखबार पढ़ सकते हैं। और सर मेरा ये अप्रोच होता था कि जब मैं तैयारी शुरू किया था तो मैं अखबार से खुद नोट्स बनाता था। मैं ऑनलाइन नोट्स बनाता था। पहले मैंने शुरू में ऑफलाइन नोट्स बनाए तो मेरा ऑनलाइन ऑफलाइन एक नोट्स का मिक्स होता था। आप चाहे तो लैपटॉप पे बना सकते हैं, आप हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं। अब इसके साथ साथ मेरा ये अप्रोच होता था कि जैसे प्रीलिम्स नजदीक आया तो मैं प्रीलिम्स के लिए जो एनुअल मैगजीन होती है प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स की, मैं अपने नोट्स के साथ साथ उसको रेफर करता था। तो 3 महीने 4 महीने प्रीलिम्स के पहले से जो एनुअल मैगजीन होती है मैं उसको प्रीलिम्स के लिए सर जीएस का अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए रेफर करता था। सेम यही चीज मैं मेंस के लिए भी करता था। तो सर कहीं ना कहीं मेरा अखबार का रीडिंग जिससे मैं खुद के अपने एक नोट्स बनाया प्लस जो प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए जो एनुअल मैगजीन है वो बस मैं सर इतना करता था। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा सर, करंट अफेयर्स को लेकर भी थोड़ा सा मार्केट में एक डर का माहौल है, क्योंकि सर करंट अफेयर्स इनफाइनाइट है, उसका कोई अंत नहीं है। बट ये एग्जामिनेशन स्टैटिक प्रिपरेशन से क्लियर होता है। अगर आपका स्टैटिक कमजोर है तो फिर ये चाहे प्री हो चाहे मेंस हो वो नहीं हो पाएगा। करंट अफेयर्स भी सर जो है उसमें भी यूपीएससी उसके स्टैटिक बेस को पूछ रहा है। अगर आप मान लीजिए कि अगर यूपीएससी इस तरीके से सवाल बना रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आर्टिकल जो कि करंट में था तो वो उस आर्टिकल पे सवाल पूछ रहा है, या अगर वो इतिहास के किसी जलियांवाला बाग पे पूछ रहा है तो वो करंट अफेयर्स से जाके स्टैटिक में पूछ रहा है। तो आपको करंट अफेयर्स पे सिर्फ ध्यान नहीं रखना है। कई स्टूडेंट्स करंट अफेयर्स को लेकर इतना ज्यादा पैनिक हो जाते हैं कि वो स्टैटिक ही भूल जाते हैं, लेकिन स्टैटिक पिलर है यूपीएससी की तैयारी का। स्टैटिक के बिना ये एग्जाम नहीं निकल सकता। 70 से 80% तैयारी आपकी स्टैटिक की है, बाकी करंट अफेयर्स इज जैसे कि सर चेरी ऑन द केक जिसको कहते हैं, आपको उस तरीके से उसे यूज करना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मतलब आपको ना अपना जो बेस है ना उसको बहुत ही मजबूत करना है। स्टैटिक पार्ट यानी कि वो जो कोर फंडामेंटल जो है टॉपिक्स उनको कवर करना है, उसके बाद फिर आप करंट अफेयर्स की चिंता करिए। सबसे पहले आपको फाउंडेशन बनानी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। एक सवाल और कई सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ना कंपलसरी है या नहीं, ये इस पर आपका क्या कहना है, इनको क्या एडवाइस है? सर मेरा ये अप्रोच था कि मैं कुछ सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी पढ़ा था, जैसे सर ज्योग्राफी की एनसीईआरटी काफी अच्छी है, हिस्ट्री के कुछ सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी अच्छी है, बट ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी पढ़ना कंपलसरी है। अगर आपको उस सब्जेक्ट की कोई बहुत अच्छा कोचिंग का मटेरियल या कोई बहुत अच्छी किताब मार्केट में मिल जा रही है तो फिर उसके साथ एनसीईआरटी छोड़ सकते हैं। जैसे सर पॉलिटी पॉलिटी के लिए जनरली लक्ष्मीकांत एक अच्छी किताब मानी जाती है और अगर आप उसको अच्छे से समझ लिए तो आप 11 12 की एनसीईआरटी छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको समझ नहीं है टॉपिक की या आपको लक्ष्मीकांत बहुत कठिन लग रही है तो शुरुआती तैयारी के लिए आप एनसीईआरटी से शुरू कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है सर कि एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है। कुछ सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी काफी अच्छी है जिसको आप डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। और अगर आपका जीएस का बेस नहीं तैयार है तो बेस बनाने के लिए या जीएस के हर सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए आप एनसीईआरटी से शुरुआत कर सकते हैं। एक सवाल जो लास्ट सवाल मैं स्टूडेंट्स की तरफ से ले रहा हूँ वो आंसर राइटिंग को लेकर के काफी क्यूरियस है कि आंसर राइटिंग कैसे करें, और उसी का एक जो है एडिशनल उसके साथ एक पॉइंट जुड़ जाता है कि हम पैराग्राफ में लिखें या किसी दूसरे फॉर्मेट में। ये स्टूडेंट्स पूछना चाह रहे हैं आपसे। जी सर। सर जहां तक आंसर राइटिंग का है सर,
इसको लेके भी एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स में रहती है। ज्यादातर स्टूडेंट्स जैसे ही तैयारी शुरू करते हैं आंसर राइटिंग भी शुरू कर देते हैं। मेरे ख्याल से सर एक बार आप जब सारे सब्जेक्ट्स की बेसिक रीडिंग कर चुके हैं, चाहे एनसीईआरटी से चाहे बेसिक बुक से, तब आपको उसके बाद 3 से 4 महीने के पढ़ाई के बाद आंसर राइटिंग शुरू करना चाहिए। क्योंकि सर आंसर राइटिंग सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है। यूपीएससी में मेंस में सर एनवायरमेंट में हम ज्योग्राफी का भी कंटेंट डालते हैं, पॉलिटी में हम इकोनॉमी का भी कंटेंट डालते हैं, एथिक्स में जीएस के सारे सब्जेक्ट्स का कंटेंट डालते हैं। तो कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग जिसको कहते हैं एक बहुत इंटरडिसिप्लिनरी चीज है। और अगर आप सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़े हैं तो आपकी नॉलेज सिर्फ उस सब्जेक्ट तक लिमिटेड है। लेकिन अगर आप एक बार सारे सब्जेक्ट की बेसिक रीडिंग कर चुके हैं तो आप ज्यादा अच्छी आंसर राइटिंग कर पाएंगे। सो सर पहली चीज मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स को 3 से 4 महीने जब वो सारे सब्जेक्ट्स के बेसिक्स एक बार पढ़ चुके हैं तब उनको आंसर राइटिंग शुरू करनी चाहिए। आंसर राइटिंग शुरू करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप चाहे तो आप प्रीवियस क्वेश्चन टेकअप करें मेंस के और आप आंसर लिखना शुरू करें और आप अपने टीचर्स से, अपने मेंटोर से, अपने पीयर्स से उसको एवेलुएट करा सकते हैं। दूसरा तरीका कि आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और उस टेस्ट सीरीज में आप धीरे-धीरे ग्रेजुअली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन सर मैंने आंसर राइटिंग प्रीलिम्स के पहले ही मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी और मैं प्रीलिम्स के 1 साल पहले जब मेरा एक बार बेसिक रीडिंग हो गए थे सारे सब्जेक्ट्स के, मैंने आंसर लिखना शुरू कर दिए थे। शुरू में आंसर लिखने में काफी दिक्कत होती है। शुरू में आप हैंडराइटिंग भी नहीं बनेगी, आप टाइम भी एक्सीड करेंगे, आपको लगेगा कि सारा कंटेंट भी नहीं आंसर में उतार पा रहे हैं, बट वो पार्ट ऑफ द गेम है। आप गलती करते-करते आंसर लिखना सीखेंगे। और सर आंसर राइटिंग में टॉपर्स की आंसर कॉपीज बहुत हेल्प करती है। एक जिसको कहते हैं बेस्ट केस समझने में कि कैसे आप लिख सकते हैं। कुछ टॉपर्स हैं जिनके आंसर्स काफी अच्छे हैं, जिनको आप प्रेफर कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ जो है आप कोशिश करिए कि आंसर में आप ज्यादा से ज्यादा वैल्यू लेकर आएं। जैसे कि आप फैक्ट्स मेंशन करें, आप एग्जांपल ज्यादा से ज्यादा मेंशन करें, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स मेंशन करें, कमिटीज डालें, कमिटीज के रिकमेंडेशन डालें। अगर आप साइबर क्राइम पे लिख रहे हैं तो उसमें गुलशन राय कमेटी है, अगर आप बॉर्डर सिक्योरिटी पे लिख रहे हैं तो उसकी अपनी एक कमेटी है, अगर आप एजुकेशन पे लिख रहे हैं तो टीएसआर सुब्रमण्यम कमेटी है, हेल्थ पे लिख रहे हैं तो भूरे कमेटी है या नेशनल हेल्थ पॉलिसी है। इस तरह करके आप रिकमेंडेशंस में या वे फॉरवर्ड में अलग-अलग कमिटीज या नीति आयोग या सेकंड एआरसी इनके रिकमेंडेशंस डालें। उससे आपका आंसर और मजबूत होगा और आप बाकी टॉपर्स या बाकी जो स्टूडेंट्स मेंस लिख रहे हैं उनके आंसर से अपने आंसर्स को थोड़ा अलग और यूनिक बना पाएंगे। मुझे लगता है सर मेंस में स्कोर करने के लिए ये काफी जरूरी अप्रोच है। एक जो है एक बड़ा एक सवाल और ले लेता हूं कि रिवीजन और टाइम मैनेजमेंट, उस पर आप क्या सलाह जी सर। देना चाहते हैं? सर मेरा मानना है कि रिवीजन इस एग्जामिनेशन का सबसे जरूरी पिलर है। अगर 2 कैंडिडेट हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं, दोनों ने सेम तैयारी की है, अगर एक स्टूडेंट 5 रिवीजन कर रहा है और एक स्टूडेंट 2 रिवीजन कर रहा है, सो बट नेचुरल कि जो स्टूडेंट 5 रिवीजन कर रहा है उसको बहुत ज्यादा लेवरेज है कंपेयर टू वो स्टूडेंट जो 2 रिवीजन कर रहा है। तो रिवीजन रिपीटेड रिवीजन करना है और रिवीजन जिसको कहते हैं एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में करना है सर। जैसे कि सर मेरी एक पिरामिडल अप्रोच होती थी रिवीजन की, जिसमें सर जब आप फर्स्ट रिवीजन करते हैं, जैसे मान लीजिए प्रीलिम्स के लिए आप फरवरी में फर्स्ट रिवीजन शुरू कर रहे हैं, तो उस केस में आपके पास बहुत कंटेंट होगा। आपको 2 महीना एक बार सारे सब्जेक्ट पढ़ने में लग जाएंगे और आपके आप लिख दिया उन्होंने, आप कंफ्यूज कर गए और वो स्टेटमेंट आप इन दोनों के बारे में अलग अलग बात किया, इसलिए बहुत इलेबोरेट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, हमने जो तुम्हारे इलाके जीते तुमको वापस करते हैं, तुमने जो जीत लिया वो यहां वापस करते हैं तुमको। ठीक है, तो ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया। अब इस बार क्या हुआ कि हैदर निजाम मराठों का गठबंधन हो गया। हैदर का अर्काट पर हमला, अर्काट पर हैदर ने हमला किया और इसी में एक युद्ध लड़ा गया जो आपको ध्यान रखना है, पोर्टो नोवो का युद्ध। कभी पूछ सकते हैं कि पोर्टो नोवो का युद्ध इनमें से किसके किसके बीच लड़ा गया? आयरकूट ने यहां पर हैदर अली को हरा दिया और एक संधि करनी पड़ी, मैंगलोर की संधि, और उसमें युद्ध से पहले की स्थिति एक बार फिर से बहाल करनी पड़ी कि भाई युद्ध के पहले जो है जो जहां राज कर रहा था वहां राज करे, तो यानी सेटलमेंट हो गया। लेकिन द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई और टीपू सुल्तान सुल्तान बन गया। इन दोनों के बारे में अलग अलग बात किया, इसलिए बहुत इलेबोरेट नहीं कर रहा हूं। सवाल ऐसे बन सकता है कि निम्न में से किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान को राजसत्ता संभालनी पड़ी, राजगद्दी संभालनी पड़ी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल जो है बेटा वही अंग्रेज है ना, देखा ना, आंग्ल यानी अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेजों को आंग्ल कहते हैं, अंग्रेजी भाषा को आंग्ल भाषा कहते हैं, तो आंग्ल मैसूर। फिर देखो तृतीय, टीपू सुल्तान बन गया शासक, सन्नाटा लगभग 10 साल तक, क्या अब उसके बाद झगड़ा वगड़ा नहीं होगा। लेकिन फिर आ गया भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस। सवाल ऐसे पूछ लेंगे क्योंकि ये युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। पहले युद्ध में हैदर जीत रहा है, दूसरे युद्ध में अंग्रेज जीत रहे हैं, तीसरे युद्ध में जो है मैसूर लगभग हार गया। ठीक है, लगभग हार गया है। अच्छा, हैदर तुम्हारे भाई का नाम है, हाँ ठीक है ना। असल भाई की संधि पर आएंगे अभी। कॉर्नवालिस के समय यानी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो बहुत निर्णायक है, उस समय कौन है? हमारा गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस। कभी भी इस तरीके का सवाल फ्रेम कर देंगे और मैं हमेशा कहता हूं स्मार्टली इस चीज की तैयारी करनी है कि कठिन सवाल हम सही करेंगे, मीडियम डिफिकल्टी लेवल सवाल हम सही करेंगे, इजी तो कर ही आएंगे यार, वो तो बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, अब देखो इस बार क्या किया, अंग्रेजों ने त्रिगुट बना लिया, अंग्रेजों ने त्रिगुट बना लिया निजाम और मराठों के साथ। निजाम और मराठा को अंग्रेज के साथ हाथ मिलाने में कोई संकोच नहीं था। केवल और केवल हैदर और टीपू यानी मैसूर ऐसा रहा जिसने अंग्रेजों से कभी हाथ नहीं मिलाया, तो ध्यान रखना इस बात का भी। अब टीपू ने क्या किया, अंग्रेजों पर दबाव बनाने के लिए तृतीय युद्ध में कोचीन और त्रावणकोर पर हमला किया। लेकिन यहां क्या हुआ, अंग्रेजों ने वही रणनीति अपनाई जो कि क्लाइव ने अपनाई थी, सीधे राजधानी पे हमला, श्रीरंगपट्टनम पर, और यहां पर जनरल मीडोज ने टीपू को पराजित कर दिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस खुद भी आ गया। क्यों? ये सब चिढ़ते थे टीपू से, दुश्मन नंबर 1 मानते थे। ठीक है ना, दुश्मन नंबर 1 कि टीपू सुल्तान। तो ये मंगलौर की संधि द्वितीय युद्ध बेटा। ठीक है, यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, टीपू को आधा राज्य खोना पड़ गया तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के अंदर, यानी तृतीय युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है, आधा राज्य निकल गया। और कॉर्नवालिस को भी याद रखना है कि इस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भी आकर श्रीरंगपट्टनम पर घेरा डाल दिया। अब इतनी नफरत करते थे अंग्रेज टीपू से, और टीपू इतनी नफरत करता था अंग्रेजों से, अपने यहां इसने एक अलार्म क्लॉक रखवाई हुई थी। उसमें जब अलार्म लगा के रखता था ना, उसके बाद उसमें नीचे ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सैनिक है, हैट वैट लगाए, और ऊपर एक शेर हुआ करता था। वो अलार्म बजता था जब, तो शेर ऐसे झपटता था ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक के ऊपर, जो है वो रिंग बजने लगती थी। सो टीपू
सामान्य चीजों में भी इतनी ज्यादा नफरत रखता था। ठीक है ना बच्चे, ये सब कल बताएंगे। ठीक है ना, कल बताएंगे। समीर कब बनाना है, किस पॉइंट पे बनाना है, ये भी क्लियर कर देना। जैसे ये हमने कहा ना, ये अभी कहूंगा कि हेडिंग डालो, आगे बढ़ो। फिर देखो, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, सीधा सीधा सवाल पूछ दिया कि टीपू सुल्तान की मृत्यु निम्न में से किस युद्ध में, आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी 1799। यहां क्या कहा अंग्रेजों ने कि टीपू फ्रांस के साथ मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ साजिश कर रहा है। नहीं करेगा यार, लेकिन इन्होंने आरोप लगा दिया। लॉर्ड वेलेजली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड वेलेजली आया और इसमें हुआ टीपू सुल्तान शहीद। तो 3-4 मेजर पॉइंट्स हर बार आपको याद रखने कि उस समय गवर्नर जनरल कौन है, उसमें महत्वपूर्ण कोई घटना क्या हुई और वो कब लड़ा गया। ठीक है, अब आंग्ल मैसूर युद्ध देख लिया, अब आ जाते आंग्ल मराठा। क्यों, एक बार फिर से आपको वहां वापस ले चल रहा हूं। सुरक्षा घेरा या रिंग फेंस की नीति, आंग्ल मैसूर, आंग्ल मराठा, सिख और सिंध, इसीलिए वहां से निकले, दूसरे महत्वपूर्ण संघर्ष में आ गए। जब हम मराठे पढ़ रहे थे तो हमने माधवराव के बारे में पढ़ा था। वो माधवराव जो बहुत तेज तर्रार जो है पेशवा बना। हाँ, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय के बाद तकरीबन 10 साल में उसने जिंदा कर दिया मराठा साम्राज्य को। और मराठा साम्राज्य में जब वो खत्म हुआ तो यहां शुरू हो गया उत्तराधिकार का संघर्ष। इसका बेटा है नारायण राव, उसको पेशवा बनाया जाना है। लेकिन ये जो आदमी है ना, ये विलेन है, रघुनाथ राव। हिस्ट्री के विलेन भी याद रखने, रघुनाथ राव। ये क्या गया, इसने कहा कि भाई हम भी कुलीन है, ये तो बच्चा है, हम भाई हैं, हमको बनाओ राघोबा या रघुनाथ राव। वो भागा। इस संघर्ष में नारायण राव का साथ दिया सभी मराठा सरदारों ने और नाना फडणवीस ने। ठीक है, सभी लोगों ने। तो ये घबरा गया, अकेला पड़ा तो कहां भागा, सूरत की संधि कर ली अंग्रेजों के साथ में। और इसी के साथ अंग्रेजों और मराठों के बीच में भी युद्ध शुरू हो जाता है 1775 के बाद। सूरत की संधि पर आपको खास नजर रखनी है। यहां पर क्या हुआ, जो हमने बताया, एक तरफ है ब्रिटिश और दूसरी तरफ है रघुनाथ राव। अंग्रेजों ने कहा कि भाई हम तो तुमको पेशवा मानते हैं। ठीक है ना, पेशवा बन गया। ये इसका था कि किसी तरीके से हमको कोई पेशवा मान ले, पेशवा मान ले। तो भागा, अंग्रेजों से संधि की, अंग्रेजों ने पेशवा मान लिया। जब वो पेशवा माना तो उसको बदले में अंग्रेजों को दे दिया सूरत और अन्य जगहों पर व्यापारिक अधिकार। अब यहां हो गया हस्तक्षेप। हस्तक्षेप कैसे बर्दाश्त होगा, क्यों, क्योंकि मराठा तो मराठा है। मराठा दरबार में और मराठा सरदारों के बीच में यह बात हो गई कि नहीं, हम सूरत की संधि को नहीं मानेंगे। ठीक है, और यहां पर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। बहुत सारे जो है हमारे मराठा सरदारों का संघर्ष यहां पर अंग्रेजों के साथ में हुआ और अंत में एक संधि होती है 1782 में। यह है सालबाई की संधि। ठीक है ना, जिसके बारे में अभी आप पूछ रहे थे। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और सालबाई की संधि। सालबाई निम्न में से किस प्रदेश में स्थित है, इस तरीके के सवालों के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। ठीक है ना, यहां पर मध्य प्रदेश है। सालबाई आप महाराष्ट्र में कंफ्यूज ना करिएगा, क्योंकि मराठा आते महाराष्ट्र जय मराठा ये शुरू हो जाएगा। तो छोटा सा सिंपल सवाल आप गलत करके मत आइएगा। सालबाई की संधि कहां है, सालबाई मध्य प्रदेश में स्थित है। अब ये सालबाई की संधि क्या है कि ब्रिटिशर्स को यहां पर काफी जो है झटके का सामना करना पड़ा। क्या झटका, क्या लग गया, झटका ये लग गया कि सारे के सारे मराठा सरदार इकट्ठा हो गए और मराठा पेशवा भी इकट्ठा हो गया। इसलिए जैसे ये संधि हुई, अंग्रेज तुरंत हार मान लेते हैं। माधवराव द्वितीय, ठीक है ना, उसको माधवराव द्वितीय को इन्होंने पेशवा मान लिया कि भाई तब तक माधवराव द्वितीय आ चुका है, जो माधवराव का जो है पुत्र है, वो भाई है। तो यहां पर माधवराव द्वितीय को वैध पेशवा मान लिया। रघुनाथ राव को पहले पेशवा माना था। ध्यान क्या रखना है, कंफ्यूज आप कैसे हो जाते हैं। सूरत की संधि में रघुनाथ राव को पेशवा माना है, लेकिन सालबाई की संधि में अपने सामान्य भाषा में कहते हैं ना, थूक के चाटना। तो अंग्रेज इस काम में भी बड़े माहिर है, थूक के चाट रहे हैं। सूरत में रघुनाथ राव राघोबा को पेशवा मान लिया, लेकिन जब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में इनको लगा कि पूरे मराठा इनके खिलाफ हो गए हैं, वो मराठा मराठा है, उनके सरदारों का राज्य कहां कहां है हमने देखा ना, गुजरात में है, मध्य प्रदेश के अंदर दो बड़े स्टेट है, महाराष्ट्र के अंदर है, खुद पेशवा है। तो इन्होंने तुरंत माधवराव द्वितीय को पेशवा मान लिया। अब देखो, सालबाई की जब संधि हुई है तो गवर्नर जनरल कौन है, ये आपको ध्यान रखना है, वॉरेन हेस्टिंग्स। और दूसरी तरफ एक कैरेक्टर आता है पेशवा माधवराव द्वितीय का, जो है फडणवीस, वित्त मंत्री नाना फडणवीस। बहुत ही मेजर कैरेक्टर। बस ध्यान क्या रखना है कि नाना फडणवीस पेशवा माधवराव द्वितीय का संरक्षक बन के बैठा, और ये आदमी कुछ समय के लिए मराठा राज्य संघ को जोड़कर अपने साथ रखता है। ठीक है ना, नाना फडणवीस। इस संधि में अंग्रेजों को एक जो है इलाका मिला जिसको कहते हैं सालसेट। बहुत पढ़ते होंगे आप लोग सालसेट। सालसेट दरअसल बंबई का एक हिस्सा है। कभी पूछ दे, क्योंकि सालसेट एक महत्वपूर्ण जगह है, बसीन एक महत्वपूर्ण जगह है, वसई एक महत्वपूर्ण जगह, कहां स्थित है तो कंफ्यूज नहीं होना। सालसेट दरअसल बंबई का एक हिस्सा है। ये कुछ इलाके सालबाई की संधि में मराठों ने कहा कि ठीक है अंग्रेजों, तुम भी रख लो भिखारियों, ठीक है, तुम भी कुछ चाहते थे तो चलो तुमको हम ये दे देते। दोनों शक्तियां, यानी एक तरफ मराठा एक तरफ अंग्रेज, दोनों को लगा कि यार अभी मामला बराबरी बराबरी है, एक दूसरे को स्वीकार कर लिया और कहा हम भविष्य में आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन मराठों की एक बड़ी गलती है, मराठा नहीं जान पाए कि अंग्रेज कौन है। ठीक है, अंग्रेज कौन है। मराठों ने यहां आश्वासन दे दिया कि भाई अंग्रेजों, हम कभी भी आगे चलकर हैदर अली का या किसी का मैसूर का साथ नहीं देंगे। यही संधि हो गई जिसकी वजह से मराठे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों के साथ चले गए थे। अभी हमने आंग्ल मैसूर युद्ध में देखा ना कि मराठे अंग्रेजों के साथ चले गए, इसी वजह से, क्योंकि यहां पर सालबाई की संधि इन्होंने कर ली। अब देखो, सालबाई की संधि हो गई, एक तरीके से मामला बराबरी पे निपट गया, ना तुम हारे ना हम हारे। ठीक है ना, आपस में। कि जॉन शोर बेटा मद्रास का उस समय गवर्नर हुआ करता था, बहुत अच्छा सवाल निसार। और जॉन शोर जो है वो वहां पर मद्रास का गवर्नर, इसलिए मैसूर से सीधे संघर्ष में हाई है। लेकिन जॉन शोर के बारे में एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि एक तो वो एक रैयत वाली जो बंदोबस्त है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, अभी उसके बारे में चिंता नहीं करनी, उससे उसका नाम जुड़ा हुआ, और जो खेती किसानी के, कृषि से संबंधित, राजस्व से संबंधित मुद्दे थे, उसका बड़ा अच्छा जानकार भी था। और अगर आपसे यह पूछ ले कोई
कि निम्न में से किस एक अंग्रेज ने टीपू सुल्तान की भू राजस्व व्यवस्था की प्रशंसा की थी? तो यही जॉन शोर है निसार, जिसके बारे में लिख देना, ठीक है ना। बंगाल का नहीं बेटा, मद्रास, मद्रास, बंगाल नहीं, ठीक। अब देखो सलबाई की संधि हो गई, उसके बाद क्या हो रहा है? सलबाई की संधि बराबरी बराबरी पे, ना तुम हारे ना हम हारे, ना तुम जीते ना हम जीते, ठीक है ना, जॉन शोर। अब यहां पर क्या हुआ? दूसरा विलन 1796 आ गया। इसमें एक पेशवा बना, पेशवा बाजीराव द्वितीय। बहुत ही लद्दड़ है, बहुत ही गंदा है, बहुत ही भ्रष्ट है ये व्यक्ति, ठीक है। और इसके समय में इसने इतने षड्यंत्र किए कि मराठों के यहां जो पहले से ही फूट थी वो और फूट बढ़ गई, ठीक है ना। ठीक है, अभी इस पर ज्ञानेश बात करेंगे, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, जॉन शोर, जॉन शोर मद्रास, बंगाल नहीं, उसको करेक्ट करना। मराठा एकता को धक्का लग गया, यानी मराठे जो एकजुट थे, बाजीराव द्वितीय पेशवा बना, एकता भंग हो गई। और यहां पर ये इतना भ्रष्ट है कि जब मराठा सरदार इसके साथ नहीं आए तो ये भागा और अंग्रेजों से इसने एक संधि की, उस संधि को कहते थे बसीन की संधि। आपसे सीधा सवाल पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन अंग्रेजों और मराठों के बीच एक सहायक संधि थी, और एक नाम आपको यहां पर दे दिया जाए सालबाई की संधि, एक आपको दे दिया जाए सूरत की संधि, और एक आपको दे दिया जाए बसीन की संधि, एक आपको दे दिया जाए राजपुर की संधि। कंफ्यूज नहीं होना है, बसीन की संधि सहायक संधि है जो मराठा पेशवा और अंग्रेजों के बीच में हुई। यह भाग्य पहुंच गया। पूछा जा सकता है कि बसीन कहां है? ठाणे जिले में जगह है वसई, अगर तुम ठाणे जाओगे आज भी वसई है, वहां पर ये बसीन है। केवल आपको सिखाता चल रहा हूं कि नजर ऐसे रखनी है, कहीं से सवाल कठिन नहीं आएगा। अभी तो शाश्वत यहां पर आ गया, ठीक है। अभी शाश्वत ने आकर के आपको बहुत सारी बातें बताई, ठीक। तो उनको भी अपने दिमाग में आपको रखना है। वो क्या कह रहा है? बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपको पीएचडी करना है, आपको सिर्फ वही जर्नलिस्टिक फैक्ट्स को अच्छे से प्रोसेस कर लेना। सालबाई की संधि के समय में जब ये वसीन की संधि हुई है, वसीन की संधि के समय कौन है? लॉर्ड वेलेजली। क्यों? वसीन की संधि सहायक संधि है, और सहायक संधि वेलेजली की नीति है जो 1798 में वो आया, उसने लागू की। सिंधिया, भोसले, इन लोगों ने कहा नहीं मानेंगे, हम नहीं मानने जा रहे वसीन की संधि को। तो और वसीन की संधि को मान क्यों नहीं रहे? उसकी वजह क्या है? उसकी शर्तें क्या थी? पेशवा अब अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया। क्यों? क्योंकि सहायक संधि हो गई। पूना जहां पेशवा बैठा है, अंग्रेजी सेना तैनात हो गई। सूरत अंग्रेजों के अधिकार में हो गया, क्योंकि पहले भी सूरत अंग्रेजों को चाहिए था। विदेश मामले पर अब मराठा पेशवा का अधिकार समाप्त हो गया, और निजाम से चौथ लेने का अधिकार भी छोड़ दिया। पहले मराठे निजाम के इलाकों में चौथ लेते थे, और इस संधि के द्वारा वसीन की संधि ने वो अधिकार छोड़ दिया। अब आता है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, क्योंकि भैया ये संधि हो गई। इस संधि में 1802 में सारे मराठा सरदार जो है नाराज हो गए। लेकिन ध्यान क्या रखना है, भोसले सिंधिया ने बसीन की संधि नहीं मानी। होलकर पहले अलग रहे, बाद में लड़े। लेकिन आपके लिए एक चीज ध्यान रखनी है कि इन 4 मराठा सरदारों में कौन एक है, ठीक है, कौन एक है जो अंग्रेजों के साथ मिल गया? गायकवाड़ अंग्रेजों के साथ मिला। ध्यान रखना है, सीधा सवाल पूछ लेंगे, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में निम्न मराठा सरदारों में से किस एक ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष नहीं किया, या जो अंग्रेजों का सहयोगी बना? गायकवाड़। अंग्रेजों की सेना लॉर्ड वेलेजली एक तरफ, 1803 है, जैसे देखा 1803 वेलेजली है, और लॉर्ड लेक की सेना है। और यहां पर पहली बार, यह ध्यान रखना, यह तथ्य है जहां से प्रश्न है कि 1803 में, ऐसे सीधा प्रश्न है कि जो है पहली बार अंग्रेजों ने दिल्ली पर किस सन पे कब्जा किया? 1803 में। मुगलों को नहीं हराया है, मराठों को हरा करके दिल्ली पर कब्जा किया। किसको हराया? सिंधिया। ग्वालियर जानते हो ना, मध्य प्रदेश में ग्वालियर में सिंधिया बैठा है, कैपिटल बना है। इसलिए सिंधिया का सबसे ज्यादा दबदबा है दिल्ली के ऊपर, क्योंकि अब सिंधिया ही सबसे ताकतवर है नॉर्थ इंडिया में। इसलिए मुगल बादशाह पूरी तरीके से उसके आश्रित है। सब आएगा बच्चा, सब आएगा, सब आएगा, रुक जाओ, राजपुर घाट वगैरह सब आ रहा है। सिंधिया, ध्यान रखना है, 1803 में पहली बार अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया। उन्होंने निम्न में से किस मराठा सरदार को हराकर यह उपलब्धि अर्जित की? खट से आपको कहना, भाई हमको मालूम है सिंधिया को हराया। अब जैसे ही सिंधिया को हराया, मुगल सम्राट के अधीन आ गए अंग्रेज। अंग्रेजों ने कहा कि अब ये सिंधिया को भूल जाइए, अब हम हैं आपके सेवक, और वहां पर पहुंच गए। यहां एक महत्वपूर्ण लड़ाई हुई 1803 में, जिसको कहते हैं असाय का युद्ध या असाई का युद्ध या लड़ाई, ठीक है, 1803। सीधा सवाल ये पूछा जा सकता है कि किसने किसको हराया? ये महत्वपूर्ण युद्ध है। आर्थर वेलेजली ने सिंधिया और भोसले की संयुक्त सेना को असाई की लड़ाई में हराया, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान। दूसरी एक लड़ाई थी जिसको कहते हैं लसवारी की लड़ाई, लसवारी की लड़ाई 1804 में। सिंधिया आखिरी रूप से हारा। सवाल क्या बनेगा? निम्न में से किस संघर्ष में जो है दक्षिण भारत से सिंधिया शक्ति का पराभव हो गया? वो लड़ाई असाई नहीं है, लसवारी की लड़ाई है। स्मार्टली सवालों को पकड़ो, स्मार्टली सवालों को पकड़ो, ठीक है। अब देखो इसके चरण है, अलग अलग चरणों में युद्ध हुआ, मराठा सरदार हार गए। एक तथ्य कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में सबसे अंत तक किसने संघर्ष किया, सवाल है, ठीक है। होलकर जो लेट शुरू करता है, मतलब आता देर से है, लेकिन जब एक बार आता है ना तो फिर लड़ता सबसे आखिर तक है। होलकर सबसे आखिर तक लड़ा, और 1806 में समझौता हुआ। सवाल सीधे सीधे सवाल यहां पर आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। देवगांव की संधि भोसले के साथ, ये सहायक संधियां हैं। देवगांव की संधि भोसले के साथ, सुरजी अर्जन गांव की संधि सिंधिया के साथ, ठीक है, और राजपुरा घाट की संधि होलकर के साथ। 4 में सहायक संधि भी की, बाद तक लड़ाई भी करता रहा, ठीक है। सिंधिया और भोसले ने भी सहायक संधियां स्वीकारी।
सवाल कैसे बनेगा इसी को ध्यान में रखना। कूट लगा सकते हैं, देवगांव की संधि भोसले, सुरजी अर्जनगांव, सिंधिया, राजपुर घाट, होलकर, निम्न में से कौन सा कूट सही है? सब सही है, ठीक है। ऐसे आगे बढ़ेंगे। चलो, लगभग सारे सरदार हार गए, लेकिन ये जो पेशवा था बाजीराव द्वितीय, एकदम बेकार आदमी, बावजूद इसके बहुत जल्दी पछताने लग गया, बहुत पछताने लग गया, ठीक है। 1817 यानी उन युद्धों के तकरीबन 15 साल बाद 1817 में ये फिर से जागा और पेशवा ने कहा कि हमसे गलती हुई है, सारे मराठा सरदार हमारे साथ आ जाएं। जो तथ्य आपको ध्यान रखना है, गायकवाड़ अंग्रेजों के साथ है, अभी भी गायकवाड़ नहीं लड़ा। बड़ौदा के गायकवाड़ अंग्रेजों के पिट्ठू थे, ये तुमको ध्यान रखना है। किसके समय ये युद्ध हुआ? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। सवाल पूछा जाएगा सीधे तौर पर कि निम्न में से किस वायसराय के समय मराठा शक्ति का अंतिम रूप से पतन हो गया? आप कहोगे लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये ऐसे सवाल जो जनरल फैक्ट्स हैं उन्हीं को प्रोसेस 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 करना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल ऐसे क्रम लगाने का और कूट लगाने का, सुमेलित करने का, इसी तरीके का कठिन सवाल बना सकते हैं, सब बिल्कुल आसान है। यूपीएससी में बेटा सवाल पकड़ना और सवाल हल करना बहुत आसान काम है। अप्रोच आपको पढ़ने की थोड़ी साइंटिफिक और मेथोडोलॉजिकल बना लेनी। हमें केवल रट्टा मारते नहीं चले जाना, हमें सवाल निकालते जाना, ऐसे पूछ सकते हैं, ऐसे पूछ सकते हैं, ऐसे पूछ चुके हैं, यही काम करना है, ठीक है। क्या होगा? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय एक एक करके सारे मराठा सरदार पराजित हो जाएंगे। यहां पर एक महत्वपूर्ण नाम आएगा, पिंडारी। सीधे तौर पर पूछ लिया गया पिंडारी कौन थे? इतने सरल सवाल है यार, आराम आराम से पढ़ो, धीरे 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 समझते समझते। सवाल कैसा था? उसने क्या कहा शाश्वत ने? सबसे पहले एग्जाम की रिक्वायरमेंट समझनी है, यही रिक्वायरमेंट है। क्या कह रहे हैं? पिंडारी। पढ़ते समय क्या हो रहा है? ये सवाल सीधा पूछ लिया गया, ठीक है ना। पुणे का पेशवा अब नहीं रहा, पुणे का पेशवा अभी नहीं रहा, ठीक है। अभी कहानी आगे देखेंगे हम लोग, अब खत्म हो जाएगा यहां पर। इसके बाद सीधा प्रश्न कि पिंडारी कौन थे? पिंडारी मध्य भारत में लूटपाट करने वाले घुड़सवार थे, अश्वारोही गिरोह था, जिसको जो है भोसले और होलकर ये दोनों लोग अपनी सेना के साथ लेकर चलते थे पिंडारियों को कि भैया तुम भी आ जाओ। ये तो लुटेरे थे, इनके पास हथियार सब एकदम फिट है, तलवार वलवार सब रखे, घोड़ा वोड़ा एकदम सेट, बस जहां कहो वहां चले। क्या मिलेगा साहब? कहीं लूटने को मिलेगा, बस खुश। इनको कुछ देना नहीं है आपको, ठीक है। इनको कुछ नहीं देना है, इनको केवल केवल जो है केवल और केवल इनको लूटने की छूट देनी है, लूट लो। तो होलकर और भोसले इनको हमेशा ले जाते थे अपने साथ। पेशवा जो है वो भी कह रहा पिंडारियों को, उसने कहा कि इस बार हमारे साथ अंग्रेजों से लड़ो। इसीलिए क्या होगा कि लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का दमन कर दिया। यह सवाल आपको दिमाग में रखना है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का दमन किया। कभी भी पूछा जा सकता है कि पिंडारियों का दमन निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने किया? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया, ठीक है। अब देखो यहां पर चक्कर क्या है। ये जो टाइम था, सबको सहायक संधि करवा दी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में, ठीक है ना। बाहुबली में पिंडारी आते हैं, है ना, नियमित घुड़सवार सैनिक, ठीक है। इस पर एक पिक्चर भी बनी थी, वीर, सलमान खान हीरो बने। अच्छा, पिंडारियों का क्या है? पिंडारियों के कुछ बड़े नेता हिंदू हैं, कुछ बड़े नेता मुसलमान हैं। लुटेरों का कोई धर्म नहीं होता, वो एक साथ मिलकर के भी काम करते हैं। तो पिंडारी बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। तो ये हुआ पिंडारियों पर पिक्चर बन रही। दावा किया गया कि आज तक ऐतिहासिक विषय पर इससे अच्छी पिक्चर नहीं बनी। अरे नहीं लगाना पारुल, लिखना पड़ेगा। अगर हम लोग लिख देंगे पूरा नाम तो सही है, लॉर्ड कहना है, मतलब एग्जाम में लिख दो, बाकी तो जिनको जो कहना है वो कहो, अंग्रेजों के लिए कोई इज्जत नहीं रखनी है, ठीक है ना। फैक्ट्स की बारिश बेटा इसलिए है, फैक्ट्स की बारिश इसलिए कि फैक्ट्स ही फैक्ट्स हैं हिस्ट्री में, इसलिए तुमको बचा के लाया हूं। इस बारिश से तुमको निकालना कैसे ये मैं कल बताऊंगा। इन फैक्ट्स को देख के घबराना नहीं है, कहानी कहानी याद रखो, ये सब तुमको याद हो जाएगा, मेरी गारंटी रखो, ठीक है। मुझ पर विश्वास रखो, केवल पढ़ नहीं रहे, मेथड सीख रहे हैं। उस मेथड से तुम निकल के जब पहुंचोगे ना, कहोगे सर इतना मजेदार है मॉडर्न इंडिया, और सब याद है। और जो याद नहीं है उसके लिए मेरे पास एक छोटी सी अलग बुकलेट है, ये सर केवल इतनी पढ़ना है, बाकी सब याद हो गया, ठीक है, एकदम निश्चिंत। तो ये क्या हुआ कि सबको द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में इन्होंने सहायक संधि करवा दी। गर्दन पकड़ लेते थे सहायक संधि करके, यहां पैसा दो, सेना का खर्चा दो। सहायक संधि की सेना दूसरे के राज्य में रखी हुई है, मराठों के राज्य में अंग्रेजी सेना रह रही है। अंग्रेजी सेना का खर्चा कौन देगा? मराठे। सेना की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं क्योंकि ये सेना तो अंग्रेजों की है, उनकी भी मदद कर रही है, ठीक है ना, उनकी भी मदद कर रही है। बिल्कुल कोमल, ऐसे भी याद हो जाता है बेटा। बातें सबसे ज्यादा अपने यहाँ भारतीय समाज में हम लोग कहते हैं श्रुति परंपरा, सुन सुन के आप सबसे ज्यादा सीखते हैं। तो सुन लोगे बहुत कुछ आ जाएगा, एक आधा रिवीजन कर लोगे बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो गर्दन पकड़ी हुई है। फिर आ गया हमारी वो जो परमोच्चता या सर्वोच्चता की नीति थी, वो क्या है? अब जो है अंग्रेज कहने लग गए कि भाई सारे के सारे भारतीय राज्य कंपनी के और अंग्रेजी जो क्राउन है, ब्रिटिश क्राउन, ठीक है ना, उसके अधीन है, ठीक है ना। ये पैरामाउंसी है कि सबके सब अधीन है। परम उच्च कौन है या सर्वोच्च कौन है? अंग्रेज। यानी अब किसी भी भारतीय राज्य को हम जो है स्वतंत्र नहीं मानते, सब हमारे अधीन है। ये पैरामाउंसी जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की। तो अब ये दबाव डाल रहे हैं, मराठा हो रहे हैं असंतुष्ट, और इसीलिए पेशवा ने, बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेज रेजिडेंट पर हमला कर दिया पूना में। यहां से ये युद्ध भड़का और युद्ध की शुरुआत हो गई। यहां पर एक महत्वपूर्ण युद्ध है भीमा कोरेगांव का युद्ध। यहां पर अंग्रेजों ने एक रेजिमेंट बनाई थी, महार रेजिमेंट। और महार जो थे वो कौन थे? दलित थे, ठीक है, दलित थे। अंग्रेजों ने दलितों की रेजिमेंट बनाई और भीमा कोरेगांव में पेशवा की सेना को दलितों ने हरा दिया। दरअसल मराठा पेशवाई, मराठा ब्राह्मण थे और वहां पर दलितों पर अत्याचार होते थे, तो दलितों की सेना अंग्रेजों ने बनाई और दलितों ने पेशवा को यहां हराया। इसलिए ये बैटल इंपॉर्टेंट है, भीमा कोरेगांव 1818।
कुछ साल पहले अगर तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते तो करंट अफेयर्स में भीमा कोरेगांव पढ़ते, क्योंकि इसको लेकर एक विवाद हुआ और बहुत से लोगों को जेल भेज दिया गया। तो भीमा कोरेगांव महत्वपूर्ण युद्ध है, ठीक है। अब हो गया इस पूरी कहानी का अंत, मतलब मराठों की, और हो गई पूना की संधि। सवाल है, ऐसे ही बनेगा, रट्टा नहीं मारना, कि मराठा राज्य का औपचारिक अंत निम्न में से किस संधि के साथ हुआ? सलबाई की संधि, सूरत की संधि, बसीन की संधि, पूना की संधि। हमारे स्टूडेंट्स कहेंगे अरे हमको उल्लू ना बनाओ, यूपीएससी हमको पता है, पूना की संधि। औपचारिक अंत हो रहा है, ठीक है। पेशवा की सत्ता यहां पर समाप्त हो रही है। बाजीराव द्वितीय को कहां भेज दिया? बिठूर। बिठूर कहां है? कानपुर के पास। इसको बिठूर को ब्रह्मावर्त भी कहा जाता था। बाजीराव द्वितीय को पकड़ा और भेज दिया, और पेशवाशाही खत्म हो गई, मतलब पेशवा का पद ही अभी इन्होंने समाप्त कर दिया। अब यहां पर एक प्रणाली लेकर के आए, और वो प्रणाली ये थी कि ये भारतीय समाज के अंदर के जो विभाजन थे उनका लाभ उठा करके वहां पर बंटवारे की नीति खेलने लग गए, ताकि वहां स्थानीय रूप से एक बंटवारा पैदा हो जाए, ठीक है। मराठा अगर हम देखें तो, एक मिनट को, यहां पर इतनी कहानी ये देख रहे थे ना, 17 तक आते आते ये सब इनका सिस्टम बन गया है, ठीक है। कितना आगे तक ये लोग पहुंच गए हैं, और इन्होंने लगभग पूरा कब्जा कर लिया है दक्षिण भारत को। भारत का बहुत बड़ा भूभाग अब इनके पास आ गया। सवाल बनेगा कि मराठा राज्य को हड़प कर अंग्रेजों ने क्या किया? लिख दिया, उसे एक स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्य का दर्जा दे दिया, मद्रास प्रेसिडेंसी में विलय कर दिया, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में विलय कर दिया, पेशवा के अधीन जो है उसको नाम मात्र का शासक बना करके, ठीक है, एक अलग राज्य के तौर पर शासित किया। आपको पता है, मराठा राज्य हड़पा और बंबई को सौंप दिया। बचा कौन है? सिख बचे हैं, अवध बचा, हैदराबाद बचा, और कुछ छोटे छोटे राज्य बचे, ठीक है ना। हैदराबाद को इन्होंने सहायक संधि से लंबे समय तक कायम रखा अपने साथ। अब देखो यहां से सहायक संधि, लेकिन ये सहायक नहीं है, ये मजबूरी की संधि है। जैसे ही किसी भारतीय राज्य को थोड़ा कुचल पाते थे अंग्रेज, तुरंत कहने लग गए कि जो है हम तुमसे सहायक संधि करेंगे। अभी इसकी पेंशन का जिक्र ज्ञानेश तब करेंगे जब हम लोग अभी बात करेंगे डलहौजी की राज्य हड़प की नीति का, ठीक है, तब उस पर बात करेंगे। कौन लाया? डुप्ले। हमारे स्टूडेंट्स को तो रट गया, ठीक है ना, कि डुप्ले। और उसके बाद में अगर अंग्रेजों के बारे में पूछ रहे तो वेलेस्ली लेकर आया। नेपोलियन का खतरा बढ़ रहा था, तो इन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा राज्यों को सीधे अंग्रेजों के अधीन ले आना चाहिए। तो भारतीय राज्यों और अंग्रेजों के बीच में यह संधि की जाती थी, और इस संधि की शर्तें क्या थी कि भारतीय राज्य अपनी सेना भंग कर देंगे, यानी तुम्हारी सेना नहीं रहेगी। अगर भारतीय राज्य सेना रखेंगे तो लड़ सकते हैं, ठीक है ना, लड़ सकते हैं। ईआईसी का फुल फॉर्म बेटा है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। चलो, भारतीय राज्यों की सेना भंग कर दी जाएगी, रखरखाव की जिम्मेदारी भारतीय राज्य उठाएंगे, यानी जो सेना अंग्रेजों की होगी वो सेना की रखरखाव जिम्मेदारी अंग्रेजी सेना की जिम्मेदारी भारतीय राज्य उठाएंगे। इसको लिख लो, ऐसे लिख दो, अंग्रेजी सेना की जिम्मेदारी भारतीय राज्य उठाएंगे। राजधानी में अंग्रेजों का प्रतिनिधि तैनात कर दिया जाएगा। अंग्रेज आके राजधानी में बैठ जाएगा, तुम्हारे दरबार में अंग्रेज बैठा है, टोपी लगाए, तुम क्या कर सकते हो? वहां से कोई विद्रोह कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि रेजिडेंट हर समय निगाह रखे, और रेजिडेंट के पास एक सेना भी है, अंग्रेजी सेना। विदेशी मामले, विदेशी मामलों का मतलब यह नहीं है कि पाकिस्तान से मामला, ठीक है। विदेशी मामले का मतलब है आस पड़ोस के भारतीय राज्यों से मामला। उन पर अब अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। किसी दूसरे राज्य से समझौता नहीं कर सकते, और किसी यूरोपीय को सेवा में नहीं रख सकते। इतनी चीजें सहायक संधि की शर्तों में। सवाल एक तो आ सकता है इनमें से क्या शर्त थी क्या नहीं थी, इस पर आप ध्यान देना। एक सवाल सीधा सीधा आपसे इसके क्रम पे आ सकता है, ठीक है। आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, कल इस पर भी मैं बात आपसे करूंगा, फॉर्मूला पर। सहायक संधि स्वीकारने वाले राज्य, पहले से बाद का क्रम, सबसे बाद में किसने किया, सबसे पहले किसने किया, इस पर एक प्रश्न आपको दिमाग में रखना है। हैदराबाद ने सबसे पहले किया, सबसे पहले हैदराबाद, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ठीक है, बाद में जब आप प्रसंग आएगा तो बताऊंगा सबसे आखिरी में किसी और ने भी किया, लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो सबसे आखिरी में गायकवाड़। ये बिल्ली की अम्मा कब तक, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाती, गायकवाड़ को लगा हम तो तुम्हारे अपने हैं, नहीं करवाओगे नहीं करवाओगे नहीं करवाओगे, ठीक है, लेकिन गायकवाड़ को भी करनी पड़ी। यहां पर आपको सिंधिया, भोसले, और फिर आखिर में जो है यहां पर ही होलकर, ठीक है, संधि 4 में कर ली, और होलकर, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, क्रम। अब जैसे मैं आपको बताऊं, क्या हुआ भाई सुजीत, कुछ गड़बड़ हो गई, मैं कमेंट नहीं देख रहा था तो अभी तुम लोग लिख रहे हो, चलो सब कंट्रोल में तो है ना, ठीक, कंट्रोल में रहना चाहिए क्लास में, ठीक, क्योंकि मैंने कहा है कि भाई मतलब मेरा एक रौद्र रूप भी है। इस तरीके का कोई मामला अगर होगा, ठीक है, अगर कोई इस तरीके का मामला है जिसकी का जिक्र चले, मैं फिर तो नहीं छोड़ता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, ठीक है। शांति व्यवस्था स्थापित रखो क्लास के अंदर। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, फॉर्मूला बना लो। जैसे मैंने बना लिया, और कब बनाया था, आज से तकरीबन समझ लो 19 साल पहले। वो भूल रहा हूं हल्का हल्का, लेकिन वो फॉर्मूला दिमाग में हमेशा था, है मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, सनद, ऐसे करके मैं थोड़ा कविताएं लिखता था, अपनी तरीके का फॉर्मूला बना लिया। आप जैसा चाहो वैसा जो है वैसा फॉर्मूला बनाओ, है मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, सनद, यही हमारा क्रम था, है हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, ठीक है, अवध। यहां तक हमने 4 का क्रम बना लिया, पेशवा, भोसले, सनद, ठीक है,
सनद सिंधिया, ठीक, अपनी तरीके का फॉर्मूला। मैं आपको फॉर्मूला नहीं बताता हूं कि ये फॉर्मूला रखो, क्यों? मैं कहता हूं किसी को कविता अच्छी लगती है, किसी को मैथमेटिकल कैलकुलेशन अच्छा लगता है, किसी को जीवन का कोई प्रसंग, जैसे एक मेरा बहुत फॉर्मूला था अंग्रेजों के आगमन और प्रस्थान के क्रम में, दादा बॉल फेंको प्लीज, दादा बॉल धीरे फेंको प्लीज। अब मैं अपने भाई के साथ क्रिकेट खेलता था, उसी से मैंने रख लिया। यूपीएससी नहीं पूछेगी, यूपीएससी नहीं पूछेगी कि तुमने सही कैसे किया, कैसे भी सही कर लो। अब क्या हुआ, आ जाता है सिंध। यहां पर सहायक संधि प्रथा तो हो ही गई, सहायक संधि प्रथा के बाद में अब सिंध। 10 मिनट के अंदर, 10 से 15 मिनट में क्लास खत्म कर लेंगे, आधा घंटा आज हमारा शाश्वत के साथ बातचीत में गया है, ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण है जिस पर सवाल बनता है, सिंध का अधिग्रहण। दरअसल रूस की तरफ से खतरा लग रहा था। सिंध है कहां पर, कोई अगर मार्क कर दे और तुम लोगों से पूछे किस कहां पर है सिंध, तो तुमको पता होना चाहिए ना। सिंध ये गुजरात के ऊपर जब बढ़ेंगे ना, ये पाकिस्तान वाला जो इलाका है ये सिंध प्रांत है, ठीक है, सिंध प्रांत। तो सिंध के साथ क्या है कि इन्होंने सोचा कि सिंध को हड़प लेते हैं, क्योंकि वहां पर हमारा जो नेपोलियन है उसका बहुत खतरा हो रहा है, रूस का खतरा हो रहा है। तो 1832 में इन्होंने सिंध के अमीर, वहां पे जो शासक हुआ करते थे उनको अमीर कहते थे, तो सिंध के अमीरों पर दबाव डाला कि अपने यहाँ नदियां सड़कें खोल दो। इन्होंने नदियां और सड़कें खोल दी, कहा कि ठीक है साहब, जैसा आप कहिए, आज पाकिस्तान में है बेटा, ठीक है। 1839 में सिंध के अमीरों से कहा कि सहायक संधि स्वीकार करो, तो उन्होंने कहा करेंगे। तो अभी एक पॉइंट जो मैंने आपको कहा, स्मार्टली पढ़ते जाओ बच्चे, कुछ मुश्किल नहीं है। यूपीएससी में धाड़ धाड़ सवाल करके आओगे और कहोगे सर सब हो गया। अगर सहायक संधि का ये जो क्रम है बेलेजली के समय का, तो अंतिम कौन है, गायकवाड़। लेकिन अगर सवाल पूछा जाए कि निम्न में से किस राज्य ने सबसे आखिर में सहायक संधि प्रथा स्वीकार की, और उसमें सिंध का ऑप्शन हो, तो आपको लिखना है 1839 में सिंध। हो गया, कठिन सवाल है, यहां पर सही कर दिया तुमने, ठीक। लेकिन 1843 आ गया, ये 1843 की घटना है। गवर्नर जनरल है लॉर्ड एलनबरो। ध्यान रखना, सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि सिंध के अधिग्रहण के समय कौन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, लॉर्ड एलनबरो। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग चार्ल्स नेपियर का नाम याद रखते हैं। नेपियर को भेजा गया और कहा गया कि अब तुमको सिंध का अधिग्रहण यानी सिंध पर कब्जा कर लेना है, वहां पर कब्जा आप करने जाएंगे। तो सिंध वाले कहेंगे कि भैया हम तो पहले तुम्हारे लिए नदियां सड़कें खोले बैठे हैं, पहले ही सहायक संधि प्रथा किए बैठे हैं, हमको काहे कब्जा रहे हो, ठीक है। तो वो क्या कहेंगे कि तुमने इस संधि का सही तरीके से पालन नहीं किया। जैसे इन लोगों ने यह कहा, जनता जो है विद्रोह पर उतर आई, लोग विद्रोह पर उतर आए, और लड़ाई का नाम है नवरंगपुर या मैनी की लड़ाई। सीधा सवाल पूछ देंगे, नवरंगपुर या मैनी की लड़ाई का संबंध निम्न में से किससे है, तो तुमको कहना सिंध के अधिग्रहण से, ठीक है, यह ध्यान रखना। वही हुआ, यहां पर अमीर हार गए और ब्रिटिशर्स ने सिंध पर कब्जा कर लिया। नेपियर ने लिखा पेक्कावी अपनी डायरी में, पेक्कावी, मैंने सिंध को, मैंने पाप किया यानी मैंने सिंध को जीत लिया, ठीक है। तो ये सिंध का विलय हो गया चटपट। अब कौन बचा? इस तरीके की चौथी आखिरी लड़ाई, आंग्ल सिख युद्ध। महाराजा रणजीत सिंह का जिक्र तो किया ही हम लोगों ने, इन पर बात की। यह भी बात की कि महाराजा रणजीत सिंह ने बहुत गलती की। 1839 में इनकी मृत्यु हो जाती है, महाराजा रणजीत सिंह की। जब उनकी मृत्यु होती है तो वहां आ जाते हैं, दरबार में झगड़े होने लगते हैं, और छोटे छोटे सरदार जो वहां पर हैं वो सबके सब आपस में संघर्ष करने लगते हैं। अब यानी सिख आपस में लड़ रहे हैं, जैसे ही सिख आपस में लड़ रहे हैं वैसे अंग्रेज पहुंच गए कि भैया तुम लड़ रहे हो, यानी तुम्हारे यहां कब्जा करने का सही मौका आ गया। क्या चीज याद रखनी है? पहला आंग्ल सिख युद्ध 45-46, किसके समय? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड हार्डिंग में अंतर है, इस अंतर को दिमाग में रखना है। लॉर्ड हार्डिंग, स्वीटी सारा फैक्ट्स एकदम तुमको सॉर्ट आउट कर देना, कोई चिंता नहीं करना बेटा, मैं इसकी डायरी ही तुमको अलग करवाऊंगा। कल की बात तुमको लगेगा कि हाँ बहुत आसान है। लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड हार्डिंग में अंतर है, यह अंतर आपको ध्यान रखना है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय कौन गवर्नर जनरल था, उसमें लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड हेस्टिंग्स दे देंगे, आप गलत ना कर देना, लॉर्ड हार्डिंग। यहां अंग्रेजों ने क्या किया? प्रधानमंत्री और सेनापति दोनों को खरीद लिया, यानी सिखों के दरबार में घुसे, प्रधानमंत्री भी अंग्रेजों का हो गया, सेनापति भी हो गया। युद्ध का अंत हो गया, लाहौर की संधि 1886। जालंधर के द्वार पर अंग्रेजों का कब्जा, कश्मीर को बेच दिया डोगरा राजा गुलाब सिंह को। गुलाब सिंह के बेटे हरि सिंह, तुम लोग जब पढ़ते होगे, जिन्होंने पढ़ा है वो कश्मीर की कहानी जानते हैं। तो किसने बेचा? अंग्रेजों ने बेच दिया कि ले जा बेटा और हमको पैसा दे दो, और सहायक संधि इनके ऊपर थोप दी, हेनरी लॉरेंस को यहां पर बिठा दिया पंजाब। अगर सहायक संधि प्रथा के बारे में जिक्र हो, बेलेजली के बाद सिंध का उल्लेख है और सिंध के साथ पंजाब का भी उल्लेख है, तो आपको ध्यान रखना है कि पंजाब सबसे आखिरी बना। ये मेरी बात को ध्यान से रख समझना। बहुत क्या चल रहा है? यहां भी युद्ध हो रहा है, भूमिका कह रही है, क्या चल रहा है भाई? आज मैं अभी जो है देखूंगा नहीं, क्योंकि 2-3 जो है स्लाइड्स खत्म करके ही मैं आऊंगा इस पर, उसके बाद आराम से। ये फैक्ट भी याद रखना है कि हेनरी लॉरेंस पहले रेजिडेंट बन गए, यानी लगभग हावी तो हो गए, और जो पंजाब है उस पर सहायक संधि भी हो गई सिखों के राज्य पर। लेकिन एक के बाद एक विद्रोह हो रहा है, दीवान मूलराज का विद्रोह हो रहा है, लाहौर में चतर सिंह अटारी वाला का विद्रोह हो रहा है। तो आखिर में लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में पंजाब को हड़प लिया, कहा नहीं सहायक संधि वगैरह खत्म करो, पंजाब को भी हड़प लेंगे, ठीक है। ये 49, तो डलहौजी ने राज्य हड़प की नीति उसकी जो है उसमें उससे भी पहले यहां पर पंजाब को हड़प लिया है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब खत्म ही कर रहे हैं, उसके बाद आता हूं जरा टीचर का
जो तुम लोग हैं भाई, डोगरा राजा गुलाब सिंह के परिवार से राजा हरि सिंह थे, भाई बहन चल रहा है यहां, युद्ध पढ़ते पढ़ते खुद युद्ध करने लगे। क्या हुआ क्या है, हुआ क्या है, माजरा क्या है भाई? अब ये खत्म करने दो जल्दी से, वरना कल फिर टॉपिक आएगा, कल ज्यादा समय लगेगा, फिर कल तुम्हारे साथ वो बात नहीं कर पाऊंगा जो तुम्हारे लिए जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, डलहौजी की राज्य अधिग्रहण की नीति अंतिम नीति, विस्तार की अंतिम नीति है। ठीक है ना, विस्तार की अंतिम नीति। बहुत अच्छा कर रहे हो निसार, ठीक है, के साथ साथ नहीं शिवांगी जो साथ में लिख रही है। ठीक है, बाकी मैं कुछ तो देख रहा हूं, निसार विसार को लेकर के कुछ मामला चल रहा है। थैंक यू शिवालिका। क्या क्या चल रहा है भाई, फालतू बातें ना करो, वरना तुम मुझे एक बात बताओ, अभी इतनी तारीफें तुम्हारी की मैंने, मतलब जिसको कहते हैं झाड़ पे भी नहीं चढ़ते तुम लोग, कुछ एक बच्चे लगातार इधर उधर कर रहे हैं। ठीक है ना, मैं देखूंगा, अनर्गल बातचीत जो करेगा मैं बैच कोऑर्डिनेटर को बोल दूंगा कि उसको ना कम से कम मेरी क्लास से 36 घंटे के लिए ब्लॉक करे, इधर उधर और कुछ नहीं करूंगा, केवल मैं 36 घंटा ब्लॉक करवा दूंगा इधर उधर की बात करने में। होता है क्या, 2-4 स्टूडेंट्स ऐसा कर रहे होते हैं, लेकिन उसके लिए इतने सारे स्टूडेंट्स प्रभावित नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब हम आगे आखिरी नीति पर। कारण क्या है, सीधा सीधा कारणों को देख लो कि ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना। अब अंग्रेजों को लग रहा है बचे क्या है यार, ले लो हड़प लो, देसी राज्यों को समाप्त कर दें, केंद्रीकृत शासन करें। गोद लिए हुए पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र जो है उसको दत्तक पुत्र कहते थे, उसको अगर राजा नहीं मानेंगे तो बहुत से राज्य हड़प सकते हैं, और इसी नाम पर हमको उन राज्यों में घुसने का मौका मिलेगा। जब घुसेंगे तो वहां की जमीन मिलेगी, राजस्व मिलेगा, संसाधन मिलेगा। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य का विस्तार भी हो जाएगा, वैध हो जाएगा, और देशी शासक कमजोर हो जाएंगे। एक बड़ी वजह है जिसको तुम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर समझ लो, ब्रिटेन में हो गई है औद्योगिक क्रांति। कब हुई है, 18वीं सदी के अंत में, और वहां मशीनों से उत्पादन शुरू हो गया। भारत अब अंग्रेजों के लिए उस माल को बेचने का बाजार है, इसलिए क्या कहते हैं, भारत अब कच्चे माल का निर्यातक या स्रोत और तैयार माल का बाजार बना दिया गया। अब वो समय आ गया है जब अंग्रेज भारत से व्यापार नहीं करना चाहते, भारत से माल नहीं खरीदना चाहते, बल्कि अपना माल भारत को बेचना चाहते हैं। 5 मिनट बेटा खत्म हो गया, अपना माल बेचना चाहते हैं, इसलिए भारत के उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया जाएगा। बहुत सारी चीजें, कपास, नील, रेशम, अफीम भारत को भेजी जाएंगी। कैसे ज्यादा से ज्यादा भारत का बाजार, वहां से कच्चा माल ब्रिटेन भेजा जा सके और ब्रिटेन का माल वहां बेचा जा सके, उसी के लिए रेलवे आएगा, डाक व्यवस्था आएगी। ठीक है, तो यहां पर भारत का उपनिवेशीकरण हो गया। उपनिवेश क्या है, इस पर हम लोगों को बाद में बात करनी है। अब ले आया ये एक नीति, वो क्या कह रहा है, अगर किसी राजा का वैध उत्तराधिकारी नहीं हुआ, यानी उसका अपना बेटा नहीं हुआ, तो हम उसका विलय नहीं करेंगे, तो हम उसको राजा नहीं मानेंगे, उसका विलय कर लेंगे। गोद लिए हुए बेटे को हम मान्यता देंगे नहीं। ठीक है, और अगर मान्यता देंगे तो अंग्रेजी ही मान्यता दे सकते हैं, वहां का राजा नहीं। और ये कंपनी राज का अंतिम विस्तार है। ये PYQ है, यहां से सवाल बन गया, अंतिम विस्तार, डलहौजी की राज्य अधिग्रहण की नीति। यहां पर 2 चीजें आपको दिखानी है। पंजाब का विलय 49 में होता है, लेकिन वो इस लिस्ट में शामिल नहीं है। डलहौजी ने ही पंजाब का विलय किया है, लेकिन वो राज्य अधिग्रहण में शामिल नहीं है, क्योंकि ये नीति है। उस नीति में ये क्या कह रहे हैं, अगर दत्तक पुत्र है हम नहीं मानेंगे, आपका अपना बेटा नहीं है तो हम आपको उसको राजा नहीं मानेंगे, उसका हम विलय कर लेंगे। ठीक है, सतारा, जैतपुर, संभल, बघात, उदय, झांसी, नागपुर, अवध। अरे 5 मिनट रुक जाओ बच्चे, आकाश 5 मिनट, आकृति खत्म बेटा, ये टॉपिक खत्म कर दें, दिमाग से बोझ हटे, ताकि कल जो करना चाहते हैं कर लें। क्या करोगे, बनाओगे फॉर्मूला। जैसे मेरे पास एक फॉर्मूला है जो मुझे याद है, 19 साल से याद है, सजायत, संभल, बघात, उदय और झांसी, नाग। मुझसे कोई कहे कि क्रम बताओ, सबसे पहले किसने कहा, तो मैं कहूंगा सजायत, संभल, सतारा। लो हो गया, क्रम लगाओ, सजायत, सतारा, जैतपुर, सजायत, संभल, ठीक है, संभल, बघात, उदय, सीधे सीधे लिख रहे हैं, और झांसी, नाग, फिर झांसी और नागपुर। आपको याद रखना है कि सबसे आखिरी में अवध का विलय होता है, और उसमें एक चीज ध्यान रखनी, जिस पर PYQ आया है, उसके ऊपर कुशासन का आरोप लगाया है। अवध के नवाब का अपना बेटा था, लेकिन उसके बेटे को राजा नहीं माना, कुशासन का आरोप लगा दिया। हम जानते हैं कि क्या हुआ, रजवाड़े बहुत नाराज हुए, 1857 का विद्रोह हो गया, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हो गया। अब रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहेब, 2 लोगों के लिए तथ्य याद रखना है कि डलहौजी की राज्य अधिग्रहण नीति के कारण सीधे तौर पर 1857 में इन्होंने भाग लिया, उसकी और कोई वजह नहीं थी। कैसे, हमारी कंगना रनौत है जो इतिहास लिख रही हैं आजकल, है ना, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी मणिकर्णिका, तो मणिकर्णिका किसका नाम था, रानी लक्ष्मीबाई का। झांसी के राजा थे गंगाधर राव, उनसे शादी हुई, संतान नहीं थी, इसलिए एक दत्तक पुत्र इन्होंने गोद ले लिया, नाम था दामोदर राव। 1853 में गंगाधर राव की मृत्यु हो गई, तो झांसी की रानी ने कहा कि भाई हमारा ये जो गोद लिया बेटा है इसको मान लो, लेकिन डलहौजी ने माना नहीं और विलय कर लिया झांसी का, इसलिए रानी नाराज हुई और 1857 के विद्रोह में शामिल हुई। उस पर बात बाद में। दूसरा, जो दूसरे व्यक्ति डलहौजी की राज्य अधिग्रहण नीति की वजह से शामिल हुए, वो थे नाना साहेब। कौन थे नाना साहेब, पेशवा बाजीराव द्वितीय, ठीक है, जिनको बिठूर भेज दिया गया था, उनके दत्तक पुत्र। ठीक है, 18 में पराजित हो गया, यहां आ गए। 1851 में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हुई। नाना साहब को लगा कि भैया पापा को पेंशन देते थे तो हमको देते रहेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने पेंशन बंद कर दी, और जब पेंशन बंद कर दी, क्योंकि पुत्र मानने से इनकार कर दिया, तो नाना साहब भी विद्रोह में कूद पड़े। ठीक है, चलो खत्म हो गया भाई। आज जो है मेरी
इधर व्यस्तता का लाभ उठा करके कुछ तो झगड़ा हुआ है दो चार लोगों में जो मैं देख नहीं पाया। तो आज तुम लोगों को ईश्वर ने बचा लिया जिन लोगों ने झगड़ा किया है। मुझे पता नहीं है पूरा मामला क्या है, एक कमेंट मैंने देखा था, छोटी सी टिप्पणी की थी। झगड़ा पता चलेगा तो देखूंगा कि क्या होने वाला है आगे के समय में। ठीक है, चलो कल मिलते हैं एक तो अगले टॉपिक के साथ, प्लस कल हम लोग आखिरी आधा घंटा शाश्वत की जो बातचीत थी उस पर बातचीत, और आपके लिए कुछ नोट्स मेकिंग और रिवीजन टिप्स जो आपकी तैयारी को बना देंगे परफेक्ट। मिलते हैं कल, ठीक है।